मुझे मार्केट खुलने के कितनी देर के बाद काम करना है, मुझे क्या काम करना है, मुझे कौन सा सेक्टर या कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना है, मुझे स्टॉप लॉस किस जगह पे लगाना है। तो सबसे पहले तो थंब रूल है कि 9:45 तक आप बिल्कुल चिल मोड में रहिए। जो मार्केट की नॉइज़ है उसको कहीं ना कहीं मार्केट को एक बार शांत होने दीजिए। मार्केट में जब हम बात करते हैं पैसा कमाने की या निवेश करने की, तो हमेशा एक चीज़ हम लोग ध्यान में रख के चलना है हमको कि हमें हमेशा प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करना है। सबसे पहले तो उन ट्रेडर्स के लिए, उन व्यूअर्स के लिए जो कि यंगस्टर्स हैं, जो मार्केट में नया पैसा लेके आ रहे हैं और मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, किस तरीके से टूल्स को यूज़ करके आप अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। कि आपके व्यूअर्स जो डिपेंडेंट हैं मेरे जैसे एनालिस्ट के ऊपर, बिजनेस चैनल्स के ऊपर, न्यूज़पेपर्स के ऊपर, मैगजीन्स के ऊपर या किसी थर्ड पर्सन के ऊपर, उनकी डिपेंडेंसी को कहीं ना कहीं हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा मार्केट में जो काम करती हैं रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज जो मेरा एक्सपीरियंस है रिसर्च में, जो मैंने प्रैक्टिकल मार्केट में यूज़ किया है, वो कुछ टिप्स आपके साथ या वो कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ आपके व्यूअर्स हैं, कुछ फ्रेशर्स हैं जो मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस शायद नहीं जानते या शायद इतना टाइम डिवोट नहीं कर पाते कि मैं टेक्निकल एनालिसिस सीख पाऊँ या उसको फॉलो कर सकूँ। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ फिगर्स यहाँ पे, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अल्टीमेटली मार्केट को डायरेक्शन देने के लिए या मार्केट को चलाने के लिए या मार्केट को गिराने के लिए क्या चीज़ काम आती है? काम आता है ज़्यादा खरीदार होंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। और कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन की बात करें तो ये जो आपने मुझे ऑटो ट्रेंडर में बताया, तो ये मैं क्या यहाँ से ही देख के पता लगा सकती हूँ? मेरे पास क्या कोई दूसरा ऑप्शन भी है? मैं ये समझना चाहती हूँ। दूसरा ऑप्शन आपके पास टेक्निकल चार्ट्स हैं, टेक्निकल चार्ट्स देखिए। पर उसमें टाइम लगेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि ये ऑटो ट्रेंडर जो है, जो आप लोगों की तरफ से डेवलप किया हुआ है, ये फिल्टर करके चीज़ों को और फिर हमारे सामने रखता है। अगर हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें खुद से फिल्टर करना होगा, उसमें टाइम देना होगा और ये इजीली हमारे पास हो जाएगा। देखिए फिल्टर्स, अब किस मार्केट में क्या फिल्टर्स काम करते हैं। बैंक निफ्टी का जो डेटा है वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, इससे मुझे बस इतना ही समझ में आया कि ठीक है बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। क्या ऐसे छोटे छोटे इंडिकेटर हर सेक्टर के लिए हमें ऑटो ट्रेंडर में मिलेंगे या ये सिर्फ बैंक निफ्टी की बात करेगा? नहीं, देखिए क्या होता है कि पता चल गया कि मार्केट ऊपर जा रहा है, अब मैं जितना लेट करती जाऊंगी स्टॉक का प्राइस उतना बढ़ता चला जाएगा। तो मुझे तो वो जो 10 बजे से लेकर 11 बजे तक जो स्टॉक 10 रुपया बढ़ना है, मुझे तो वो 10 रुपया भी कमाना था ना। तो मैं वेट नहीं कर सकती। देखिए मार्केट में ना तो कोई टॉप पकड़ सकता है, ना तो कोई बॉटम पकड़ सकता है। और ये जो फोमो वाली चीज़ होती है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये कहीं ना कहीं ट्रेडर को सबसे ज़्यादा डुबाती है। हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए खास रहने वाला है जो इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हैं या जो फ्यूचर में काम करते हैं। बड़ी बात यह है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप अभी तक जो रूल लगाते आए हैं, शायद आज के पॉडकास्ट में आपको उनसे कुछ अलग रूल समझने को मिले। ये पॉडकास्ट आपको सिर्फ समझाने के लिए, एक राह दिखाने के लिए है, या आप ऐसे समझिए कि एक टूल समझाने के लिए कि कैसे मौजूदा वक्त में जब एआई मार्केट में आ चुका है, जब बहुत सी नई चीज़ें लॉन्च हो रही हैं, तो कैसे आप किसी टूल की मदद से मार्केट पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब अगेन मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए फील्ड के एक्सपर्ट आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको आपके वित्तीय सलाहकार से ही समझ के किसी भी तरह का कोई काम करना है। और तीसरी बात ये कि हर रोज़ मार्केट की बदलती हुई तस्वीर को आप कैसे देखें, ये उसको समझाने की एक कोशिश है। पॉडकास्ट में आज मेरे साथ रहने वाले हैं एसएमसी ग्लोबल के एवीपी टेक्निकल्स क्षितिज गांधी सर। बड़ा लंबा अनुभव है उनके पास मार्केट का, तकरीबन 15 से 20 साल का आप ऐसे लगा लीजिए। बहुत से न्यूज़पेपर में उनके आर्टिकल आते रहते हैं और अलग अलग समय पे मार्केट को किस ढंग से समझकर उसमें काम किया जाए ये वो बताते रहे हैं। आज पैसा बोलता है विद एसकेटी में आप उन्हें देख रहे हैं, कुछ आप कहना चाहते हैं, कुछ सवाल आपके मन में, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आप पूछिए, कहिए और अगले पॉडकास्ट में उन्हें एड्रेस करने की हम पूरी कोशिश करने वाले हैं। और चलिए अब मिलकर के स्वागत कर लेते हैं। पॉडकास्ट में मेरे साथ है क्षितिज गांधी सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच शालिनी जी फॉर कॉलिंग मी हियर। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि निवेशक इस समय डरे हुए हैं, जो ट्रेडर हैं वो भी डरे हुए हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है मार्केट किस तरफ जाएगा। और ख़ासकर अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूँ तो वो तो
24 में भी कुछ खास मिला नहीं उन्हें, 25 में भी कुछ खास मिला नहीं, अब 26 में तो लग रहा है जो रही सही कसर थी वो भी चली जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है, इतनी अनिश्चितता है, क्या होने वाला है मार्केट्स में? देखिए शालिनी जी, अभी मार्केट सब जान रहे हैं, सबको पता है कि किस तरीके से मार्केट में यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और खासकर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो ग्लोबल टेंशन्स के चलते, मिडल ईस्ट में जो टेंशन्स चल रही हैं, वॉर के चलते यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइसेस में बहुत ज़्यादा स्पाइक देखने को मिला है, जिसके चलते आपकी बात बिल्कुल सही है, निवेशक कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। और इनफैक्ट जो नए निवेशक है वो बाजार में आने से भी घबरा रहे हैं, नया पैसा लगाने से घबरा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है आज के शायद आपका मेरे से कि मार्केट में भी करें तो करें क्या, क्या ये सही समय रहेगा पैसा लगाने के लिए, क्या पुराना पैसा मार्केट में लगा रहने दें या निकालें, क्या नई SIPs स्टार्ट करें या ना करें। देखिए आज के वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे, आपके इन्हीं सवालों को मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, किस तरीके से नए निवेशक बाजार में अभी भी बने रह सकते हैं। हाँ, और मैं ये भी बताऊं कि आपको आज फॉर्मूला मिलने वाला है कि कैसे क्षितिज सर बताते हैं कि मार्केट्स में क्या करना है, कैसे बड़े बड़े आपको एक्सपर्ट समझाते हैं कि मार्केट्स में क्या होने वाला है। राइट सर, मतलब हमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत ना पड़े और हम खुद ही एक्सपर्ट बन जाएं। इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे शालिनी जी, हम लोग इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे जो अभी फिलहाल स्टॉक मार्केट की बात करें तो डर का माहौल बना हुआ है। सबसे पहले तो हमें इस डर के माहौल को खत्म करना है। जो पैनिक सिचुएशन बनी हुई है इन्वेस्टर्स में या बात करें शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स में, इस पैनिक को किस तरीके से खत्म करना है। और ये पैनिक तभी खत्म हो पाएगा जब हमें अपनी रिसर्च के ऊपर या अपने ट्रेड के ऊपर एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को किस तरीके से बूस्ट करें, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है उसको किस तरीके से आगे लेके चलें, ताकि गिरते बाजार में भी हम कहीं ना कहीं पैसे को बचा के चल सके और नया पैसा बना सके। लेकिन आप जब रिसर्च शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है कि रिसर्च तो कई सालों तक किया जाता है और इसको समझने के लिए, डिकोड करने के लिए भी बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। मैं जितने भी एक्सपर्ट से मिलती हूँ, किसी के पास 15 साल का अनुभव है, 20 साल का है, 30 साल का अनुभव है, तो वो 15 से 30 साल का अनुभव मैं कैसे आपसे बात करके 30 मिनट में सीख सकती हूँ? क्या पॉसिबल भी हो सकता है? देखिए शालिनी जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सपीरियंस ज़रूर मैटर करता है। अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मुझे लगभग यहाँ पे 15 से 20 साल हो चुके हैं स्टॉक मार्केट में, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो इतने टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, या इतने टूल्स इस टाइम हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू बात करें या यूट्यूब चैनल्स के थ्रू बात करें, एजुकेशनल मटेरियल इतना ज़्यादा अवेलेबल है कि एक नया जो ट्रेडर आता है उसको शायद उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने की जितनी हमें ट्रेडिशनली 15-20 साल पहले लगती थी। तो टूल्स इतने अवेलेबल हैं, लेकिन उन टूल्स को इस्तेमाल कैसे करना है, उनको राइट वे में, राइट स्ट्रेटेजी के अंदर इनपुट कैसे करना है, हाँ। वो हम चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। इट इज सेम लाइक कि AI मार्केट में आ तो गया है, लेकिन अगर आपको AI से काम करवाने ही नहीं आता है तो आप आज भी पुराने ढंग से ही शायद काम कर रहे होंगे। और अगर आपने प्रॉम्प्ट देना सीख लिया है AI को तो फिर आप राजा हैं, और कौन कितना बेहतरीन प्रॉम्प्ट दे पाता है वो उतना सक्सेसफुल है। exactly. तो आज आप हमें वही प्रॉम्प्ट समझाने वाले हैं मार्केट का। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपके जितने भी दर्शक हैं, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, उन लोगों को यही समझाने की कोशिश रहेगी कि मार्केट में देखिए डाउनफॉल और अपराइज मार्केट हमेशा चलता रहेगा। बुल मार्केट, बियर मार्केट हमेशा चलती रहेगी। कभी किसी न्यूज़ के चलते कभी बाजार गिरेगा तो कभी पॉजिटिव न्यूज़ के चलते बाजार बढ़ेगा भी। लेकिन सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि जो डेटा एनालिसिस की बात कर रहा हूँ मैं, या जिस रिसर्च की बात कर रहा हूँ मैं, उसको किस तरीके से राइट वे में लेके चलना है। और आपने AI का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। जब तक मुझे प्रॉम्प्ट देना नहीं आएगा, चाहे मैं किसी भी AI टूल की बात करूँ, प्रॉम्प्ट देना यानी कि राइट वे में राइट चीज़ को इंप्लीमेंट करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में। तो उसी चीज़ के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आज। मैं आगे बढ़ूं क्योंकि देखिए लैपटॉप मेरे सामने भी आप देख पा रहे हैं और सर के सामने भी आपने लैपटॉप रखा हुआ देखा है, तो ऑब्वियसली हम कुछ स्क्रीन के थ्रू ही आपको समझाने वाले हैं। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि आप कितना श्योर हैं इस डेटा को लेके, इस रिसर्च को लेके, कितना % वो आपकी श्योरिटी है से डिपेंड करेगा कि मैं अपने व्यूवर को कितना % श्योरिटी दे पाऊंगी। अगर आप ही 40-50 के बीच में है तो फिर तो मैं अपने व्यूवर को भी नहीं कह पाऊंगी कि जी तुम ट्राई करो। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए शालिनी जी, होता क्या है मार्केट में जब हम बात करते हैं पैसा कमाने की या निवेश करने की, तो हमेशा एक चीज़ हम लोग ध्यान में रख के चलना है हमको कि हमें हमेशा प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करना है। और प्रोबेबिलिटी, अगर कोई मेरे अलावा भी कोई एनालिस्ट है मार्केट में जो बोलता है कि मेरी 100% प्रोबेबिलिटी है, तो आई विल से कि यू शुड नॉट
झूठ गेट बोल ट्रैप्ड, रहा वो है, झूठ बोल हाँ। रहा है। 100% मार्केट में देखिए कुछ नहीं होता। आपकी प्रोबेबिलिटी अगर 50% की भी है तो भी मैं आपको बोलूंगा कि आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि 50% प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया कि यू आर जस्ट टॉसिंग अ कॉइन, आइदर हेड और आइदर टेल, या तो पैसा आएगा या तो नहीं आएगा। लेकिन उस प्रोबेबिलिटी को मेरे को 50% से बढ़ाकर अगर मैं उसको 70-75% तक भी ले जाता हूं तो मेरी मार्केट में पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बन जाती है। और जो बचा हुआ 25% जहां पे मैं लॉस दे रहा हूं, उस लॉस को कितनी जल्दी मैं लॉस को एक्सेप्ट करता हूं, मिनिमाइज करता हूं, कैपिटल को बचाता हूं, तो वो मेरी विनिंग हिट रेशियो को 75% से 80% तक भी लेके जा सकती है। बट अगेन मैं अपनी बात रिपीट करना चाहूंगा, ये प्रोबेबिलिटी आपकी 75-80% तक तभी जाएगी, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे डेटा एनालिसिस के ऊपर। जब आप सही वक्त पे, सही टाइम पे, सही इंप्लीमेंटेशन करेंगे, तभी आप इस प्रोबेबिलिटी को 75-80% तक लेके जा सकते हैं। तो नेक काम में देरी कैसे, शुरुआत करते हैं। फिर आप बताइए कैसे आप मुझे समझाएंगे, मेरे व्यूवर को समझाएंगे। और मैं ये चाहती हूँ सर हम इसको जितना इजी रखें, क्योंकि शायद बहुत से यंग इन्वेस्टर होंगे और यंग ट्रेडर होंगे जो हमें देख रहे होंगे, तो उनके लिए बहुत मुश्किल ना रहे। राइट, देखिए आज जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, सबसे पहले तो उन ट्रेडर्स के लिए, उन व्यूअर्स के लिए जो कि यंगस्टर्स हैं, जो मार्केट में नया पैसा लेके आ रहे हैं और मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, किस तरीके से टूल्स को यूज़ करके आप अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। देखिए मार्केट में सभी जानते हैं कि सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, सुबह 9:15 बजे बाजार खुलता है, सबसे पहले आपके दिमाग में एज अ ट्रेडर क्या क्वेश्चन आएगा? एज अ ट्रेडर आपके दिमाग में, आप बताइए क्या क्वेश्चन आएगा ट्रेड लेने से पहले? क्या करना है आज, क्या होने वाला है आज, क्या रहेगा, क्या बाजार चलेगा, बाजार ऊपर गिरेगा या नीचे गिरेगा? जाएगा, हाँ। तो कहने का मतलब है कि मुझे बाजार का डायरेक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार मुझे बाजार का डायरेक्शन समझ में आ गया तो उसके बाद मैं अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी का एक स्टेप मूव फॉरवर्ड कर जाता हूं। तो सबसे बड़ा जो दुविधा होती है, सबसे बड़ी दुविधा होती है ट्रेडर में या इन्वेस्टर में, यही रहती है कि आज बाजार का क्या हाल रहेगा, क्या बाजार। इसीलिए सुबह सुबह हम चैनल चेंज करते हैं फटाफट देखने के लिए कि कहीं कोई खबर मिल जाए, हम भाप पाए मार्केट क्या करेगा। एग्जैक्टली, देखिए उस वक्त हम लोग कहते हैं डिपेंडेंसी। आज का जो मोटिव रहेगा आपके साथ वीडियो करने का, मेरा यही रहेगा कि आपके व्यूअर्स जो डिपेंडेंट है मेरे जैसे एनालिस्ट के ऊपर, बिजनेस चैनल्स के ऊपर, न्यूज़पेपर्स के ऊपर, मैगजीन्स के ऊपर, या किसी थर्ड पर्सन के ऊपर, उनकी डिपेंडेंसी को कहीं ना कहीं हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब वो कैसे खत्म होगी, एक छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा मार्केट में जो काम करती हैं रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज जो मेरा एक्सपीरियंस है रिसर्च में, जो मैंने प्रैक्टिकल मार्केट में यूज़ किया है, वो कुछ टिप्स आपके साथ या वो कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फिर हमें कोई खबर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उस खबर को क्रॉस वेरीफाई जरूर कर सकते हैं अपनी रिसर्च से। अच्छा, बिल्कुल, देखिए मार्केट में खबर का तो माहौल हमेशा बना रहता है। हाँ। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में खबर ना हो। कभी वो खबर अच्छी होगी तो कभी खबर बुरी होगी। Right. जैसे आजकल वॉर्स की टेंशन चल रही है, मिडल ईस्ट वॉर चल रही है, सभी जानते हैं। थोड़े दिन पहले ही बात करें तो ट्रेड डील्स के ऊपर टेंशन चल रहा था। उससे पहले बात करें तो यूनियन बजट था। उससे पहले पीछे चले जाए तो हमने देखा 2020 में कोविड आया था। तो ये तो खबर हमेशा अच्छी बुरी चलती रहेंगी। हर क्वार्टर में कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर करती है तो वो भी एक तरीके से खबर है। कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो वो भी खबर है। लेकिन उस खबर को, क्या वो खबर पॉजिटिव वे में काम करेगी या नेगेटिव वे में काम करेगी प्राइस फ्लक्चुएशन के ऊपर, उसको हम एनालाइज करेंगे डेटा के थ्रू। ठीक है, तो आप बताइए कैसे करना है फिर। जी बिल्कुल, देखिए शालिनी जी, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सबसे पहला मैंने आपसे सवाल पूछा कि सुबह ट्रेडर के दिमाग में क्या कश्मकश रहती है, कश्मकश यही रहती है कि मार्केट आज क्या करेगी, क्या निफ्टी तेज़ होगी या मंदी होगी, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। तो सबसे पहले तो मुझे आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर मिल जाता है तो पहला स्टेप आपका कहीं ना कहीं आप कामयाब हो जाते हो डायरेक्शन पकड़ने में। तो आपके अगले स्टेप वन बाय वन सब सॉर्ट आउट होते जाएंगे। तो जिसको हम लोग कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। अब टॉप डाउन अप्रोच होती क्या है? देखिए कुछ ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं ऑप्शंस में, कुछ होते हैं जो इंडेक्स फ्यूचर्स में करते हैं, कुछ होते हैं स्टॉक फ्यूचर्स वाले, तो कुछ होते हैं स्टॉक ऑप्शंस वाले, और कुछ होते हैं डिलीवरी में काम करने वाले, जिनको सुकून का काम चाहिए कि मैंने डिलीवरी में बाय लिया, डिलीवरी में माल बेचा। ऑप्शंस आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक मार्केट है। उसमें तो ऐसा रहता है कि आप एक बार कुर्सी पे बैठ के तो उठ नहीं सकते जब तक आपका सौदा खड़ा है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं डिलीवरी ट्रेड लेता हूँ तो मुझे पता है XYZ कंपनी है, यहाँ पे डिलीवरी का अच्छा डेटा बन रहा है, एक सिग्नल मेरे को मिला बाय करने का, तो मैंने एक कुछ परसेंटेज स्टॉप लॉस का डिफाइन करके एक रिकमेंडेशन ले लिया, बाय ले लिया, सेल ले लिया, उस तरीके से अपना एक सुकून का काम कर लिया। उससे एक होता गया कि मैं अपने दूसरे काम भी साइड बाय साइड करता रहता हूँ। लेकिन अब ये बताएगा कौन आपको कि क्या लेना है, क्या बेचना है? तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन बाजार का पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एज अ रिसर्च टीम, SMC रिसर्च टीम, हम लोगों ने एक टूल डेवलप किया जिसको हम लोगों ने नाम दिया theautotrader.com।
अच्छा। दी ऑटो ट्रेंडर के नाम से ही कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा, जो खुद ब खुद आपको ट्रेंड डिटेक्ट करके देता है। अब इस टूल को जब हम लोगों ने डेवलप किया तो जितने मॉडल्स हम लोगों ने इसके अंदर इंप्लीमेंट करे, ये हम लोगों के जो पिछले कई 15-20 साल का एक्सपीरियंस था, जो प्रैक्टिकली मार्केट में वर्क करते हैं, उन टूल्स को हम लोगों ने मार्केट में देने की कोशिश करी और उन टूल्स के जरिए, उन डेटा पॉइंट के थ्रू हम लोगों ने मार्केट की डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश करी। अब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। आपने एक सवाल पूछा था कि क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी इस डेटा को जो मैं खुद से यूज़ कर रहा हूँ, अपनी डे बाय डे रिसर्च में पिछले 10-12 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और इस डेटा की प्रोबेबिलिटी जो विनिंग रेशियो है वो कहीं ना कहीं 70-80% की आती है। बट अगेन कुछ थंब रूल्स ऐसे होते हैं जिसके वजह से क्लाइंट्स को लॉसेज लगते हैं, रिटेलर्स को लॉसेज लगते हैं, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। बट यहाँ पे हम बात करते हैं पहले डेटा एनालिसिस की। आप भी ऐसे ही डेटा एनालिसिस करते हैं? आप भी ऑटो ट्रेंडर की ही मदद लेते हैं? बिल्कुल। देखिए, जिस दिन ऑटो आप यूज कुछ और कर रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं, ऐसा तो नहीं मैम, ये क्लियर है कि मैं ऑटो ट्रेंडर के बिना मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती। तो देखिए, मेरा जो रूटीन रहता है मार्केट में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, 9:15 पे मार्केट खुलता है, तो सबसे पहले तो थंब रूल है कि 9:45 तक आप बिल्कुल चिल मोड में रहिए। जो मार्केट की नॉइज़ है उसको कहीं ना कहीं मार्केट को एक बार शांत होने दीजिए, बिकॉज वैसे ही मैंने बताया मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ है, 3:30 बजे तक अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड देयर विल बी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ यू विल गेट। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, चाहे आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, चाहे आप इन्वेस्टर हैं। तो 9:15 से 9:45 और इवनिंग में 3 से 3:30, पहला आधा घंटा और आखिरी आधा घंटा, ये जो मार्केट की नॉइज़ है उससे बच के चलेंगे, यानी कि अपने कैपिटल को बचा के चलेंगे। मतलब कुछ भी उल्टे सीधे ट्रेड ना करके, लॉस मार्केट में ना देके, सुबह सुबह अपने कॉन्फिडेंस को पॉजिटिव रखेंगे, तभी आप मार्केट से पैसा कमा पाएंगे। तो मेरा जो रूटीन है 9:45 तक मैं सिर्फ और सिर्फ मार्केट को एनालाइज करने का काम करता हूँ, क्योंकि पहले 9:15 बजे से 9:45 तक जो नॉइज मैंने बताया मार्केट में, वो ऐसा आधा घंटा है जहां मार्केट में पोजीशंस बनती हैं, पिछले दिन की पोजीशंस कटती हैं। अब अगर तो मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो मेरा सबसे पहले काम है कि मुझे वो पोजीशंस को वॉच करना है, क्योंकि देखिए एज अ रिटेलर अगर मैं बात करूँ तो मैं मार्केट को रन नहीं कर सकता। मार्केट को रन कौन करते हैं? मार्केट को रन करते हैं जो स्ट्रॉन्गर हैंड्स है मार्केट में, जिनको हम एफआईज कहते हैं, डीआईज कहते हैं। मेरा काम है कि उनकी पोजीशंस को एनालाइज करना, वो क्या डेटा डेवलप कर रहे हैं, क्या पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं, उसको एनालाइज करके उनको फॉलो करना और मार्केट से अपना प्रॉफिट कमाना। कैसे पता चलेगा वो? बिल्कुल, देखिए उसके लिए मैंने आपको बताया, एक हम लोगों ने रिसर्च टूल डेवलप किया, नाम दिया हम लोगों ने उसको ऑटो ट्रेंडर। अब ऑटो ट्रेंडर जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि जो ऑटोमेटिकली मार्केट का ट्रेंड डिटेक्ट करके देगा आपको मार्केट में क्या पोजीशंस बन रही है। मेरा काम है उन पोजीशंस को वॉच करके एनालाइज करना। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, ये एक इंटरफेस है, दिस इज अ वेब बेस्ड टूल बेसिकली। तो कहीं पे भी आपका इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, टैबलेट पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, जहाँ पे आप काम करना आपको कन्वीनियंट लगता है, आप उसको लॉग इन करके इस तरीके से कुछ इंटरफेस आप देख सकते हैं। तो अब शुरुआत पे जो सबसे पहला सवाल रहेगा ट्रेडर के दिमाग में, मान लीजिए 9:45 तक मैं कुछ नहीं करता, अब 9:45 के बाद पहला सवाल आता है कि अब क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। देखिए उसके लिए मल्टीपल एनालिसिस मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ तो मैं ज़्यादातर रिलाई करता हूँ डेटा एनालिसिस और टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। अब कुछ आपके व्यूअर्स हैं, कुछ फ्रेशर्स हैं जो मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस शायद नहीं जानते, या शायद इतना टाइम डिवोट नहीं कर पाते कि मैं टेक्निकल एनालिसिस सीख पाऊँ या उसको फॉलो कर सकूँ। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ फिगर्स यहाँ पे, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इन फिगर्स को देख के मैं मार्केट का कहीं ना कहीं ट्रेंड डिपिक्ट ईजिली कर सकता हूँ कि आज मार्केट में क्या पोजीशंस बन रही है, मार्केट में आज किस तरीके के डेटा डेवलप हो रहे हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर मैं होम स्क्रीन की बात करूँ, जो ऑटो ट्रेंडर का होम पेज है, होम पेज लॉगिन करते ही सबसे पहले आपको दिखाई देगा निफ्टी डेटा इंडिकेटर। ओके। सेकंड आपको दिखाई देगा बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर। फिर हम लोगों ने इसके अंदर कॉल ऑप्शंस का डेटा लिया, निफ्टी कॉल ऑप्शन साइट एंड देन निफ्टी पुट ऑप्शन साइट। अगर आप कॉल ऑप्शंस की बात करें तो हम लोगों ने 23,300, 23,200, 23,100 और 23,000 5 स्ट्राइक्स पिक करी कॉल साइड में, और सिमिलर वे में 5 स्ट्राइक्स हम लोगों ने पिक करी पुट साइड में, यानी कि कॉल्स में, पुट्स में, और साथ के साथ फ्यूचर्स का डेटा बैंक निफ्टी और निफ्टी का। तो अल्टीमेटली मार्केट को डायरेक्शन देने के लिए या मार्केट को चलाने के लिए या मार्केट को गिराने के लिए क्या चीज़ काम आती है? काम आता है डेटा। डेटा अगर मैं बात करूं तो ये वो डेटा है जो मार्केट में हम लोग कहते हैं या तो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, या फिर मार्केट में कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो जॉबिंग करते हैं, यानी कि बाय सेल, जिसको हम लोग स्कैल्पिंग भी नाम देते हैं, स्कैल्पिंग करके काम करते हैं। तो ये फ्यूचर्स का डेटा और ऑप्शंस का डेटा, ये मार्केट में जब डेवलप हो जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में पोजीशंस हम लोग कहते हैं बन चुकी है, और ये वो पोजीशंस हैं जो कि स्ट्रॉन्गर हैंड्स की बनाई जाती हैं। और एज अ रिटेलर मेरा क्या काम रहता है? मेरा काम रहता है इस पोजीशन को एनालाइज करके मार्केट के ट्रेंड को डिपिक्ट करना। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मार्केट बंद हो चुका है, ये पूरे दिन का भी ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जानते हैं क्या शालिनी जी? इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये आपको लाइव मार्केट में पोजीशंस बताएगा कि लाइव मार्केट में क्या
डेटा बन रहा है और लाइव मार्केट में क्या पोजीशंस बन रही हैं। यानी कि हर 3 मिनट में ऑटो रिफ्रेश होगा, हर 3 मिनट में डेटा को पिक करेगा सर्वर से, और उसमें कुछ जो हम लोगों ने टूल्स डेवलप कर रखे हैं, कुछ फिल्टर्स हम लोगों ने बना रखे, उन फिल्टर्स के थ्रू होते हुए ये डेटा आपके सामने ऑटो ट्रेडर में डिस्प्ले होगा। अब इसको हमने वॉच कैसे करना है और समझना कैसे, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी डेटा इंडिकेटर है, निफ्टी फ्यूचर्स का डेटा, और बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का डेटा। अगर आप देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव फिगर बन रही है निफ्टी फ्यूचर्स में, और पॉजिटिव फिगर ही बन रही है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में। कॉल ऑप्शंस की बात करें तो टोटल फिगर के ऊपर मुझे फोकस करना है। टोटल फिगर कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड में है। पुट साइड की बात करें, पुट साइड में टोटल फिगर मेरी नेगेटिव साइड में। तो शालिनी जी, एक सिंपल सा सवाल है आपसे कि मार्केट में अगर तेजी करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए एज अ ट्रेडर, या अगर मैं स्ट्रॉन्गर हैंड हूं मार्केट का, अगर मुझे बाजार को चलाना है तो मैं मार्केट में क्या पोजीशन बनाऊंगा? ज्यादा खरीदार होंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, और कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन की बात करें तो कॉल खरीदेंगे। हाँ। तो यहाँ से कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ रहा है, सब मुझसे ही सवाल क्यों पूछते हैं? देखिए शालिनी जी, मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने व्यूअर से कनेक्ट हो सकते हैं Right. और आपके थ्रू ही आपके व्यूअर समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप समझ रहे हो, और व्यूअर्स भी उसी तरीके से समझेंगे। हाँ। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, कॉल साइड में अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव डेटा डेवलप हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि कॉल्स के अंदर पैसा आ रहा है, यानी कि इनफ्लो जो है मार्केट में कॉल साइड में है। हाँ। और पुट में से नेगेटिव डेटा है। इसका क्या मतलब होगा कि यानी पुट से पैसा जा रहा है। तो जिस चीज में से पैसा जा रहा है, पुट से अगर पैसा जाएगा तो मार्केट के लिए वो क्या रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और अगर कॉल्स की बात करें, कॉल्स में पैसा आ रहा है, यानी कि कोई ना कोई कॉल्स को खरीद के काम कर रहा है। जो बड़ा हैंड है, स्ट्रॉन्गर हैंड है, वो कॉल्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है खरीद के काम करने में। तो मार्केट क्या रहेगी? ऊपर जाएगी। हाँ। तो कितनी देर लगी मुझे मार्केट का डायरेक्शन समझने में? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड। हाँ। यही एक सिंपल चीज है जो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स लैक करते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं चार्ट्स के ऊपर तो बिल्कुल रिलाई करते हैं, बट ये भी समझना जरूरी है वो चार्ट्स बन कैसे रहे हैं। नहीं, ये जो आपने मुझे ऑटो ट्रेडर में बताया, तो ये मैं क्या यहाँ से ही देख के पता लगा सकती हूँ? जी बिल्कुल। या मतलब मेरे पास क्या कोई दूसरा ऑप्शन भी है? मैं ये समझना चाहती हूँ। दूसरा ऑप्शन आपके पास टेक्निकल चार्ट्स हैं। टेक्निकल चार्ट्स देखिए, पर उसमें टाइम लगेगा। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। बट अगर उसी टेक्निकल एनालिसिस को मैं कहीं ना कहीं डेटा फॉर्म में आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो आपकी समझने की जो चीजें और ज्यादा इजी कर दी मैंने। तो आप ये कह रहे हैं कि ये ऑटो ट्रेडर जो है, जो आप लोगों की तरफ से डेवलप किया हुआ है, ये फिल्टर करके चीजों को और फिर हमारे सामने रखता है। अगर हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें खुद से फिल्टर करना होगा, उसमें टाइम देना होगा, और ये इजीली हमारे पास हो जाएगा। देखिए, फिल्टर्स अब किस मार्केट में क्या फिल्टर्स काम करते हैं, ये एक रिसर्च एनालिस्ट आपको बता सकता है। और जो 15-20 साल से हम लोग ने काम किया, अपने एक्सपीरियंस से सीखा। हाँ। कि प्रैक्टिकल मार्केट में, और एक तो होता है ना, देखिए एजुकेशनल पार्ट, वो तो बहुत जरूरी है मार्केट के लिए। हाँ। कि आपको अगर अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो एजुकेशन इज मस्ट। बट प्रैक्टिकली स्टॉक मार्केट जो हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं उसके विपरीत काम तो नहीं करता, बट कहीं ना कहीं मतलब आप अगर बोले तो 19-20 का फर्क रहता है। अब मुझे ये आप बताइए, क्योंकि हमने ये बैंक निफ्टी की बात की है, राइट? तो बैंक निफ्टी का जो डेटा है वो तो मुझे दिखाई दे रहा है। इससे मुझे बस इतना ही समझ में आया कि ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरा जो व्यूअर इस समय हमें सुन रहा है या देख रहा है वो बैंक निफ्टी में ही काम करता हो। तो क्या ऐसे छोटे छोटे इंडिकेटर हर सेक्टर के लिए हमें ऑटो ट्रेडर में मिलेंगे, या ये सिर्फ बैंक निफ्टी की बात करेगा? देखिए क्या होता है कि मार्केट में चाहे आप किसी भी तरीके के ट्रेडर हैं, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, चाहे इंडेक्स में करें, निफ्टी करें, बैंक निफ्टी करें, फाइनेंशियल निफ्टी करें, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। बट अगर आप स्टॉक्स में भी काम करते हैं तो अल्टीमेटली आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे पूछा था कि आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा, बाजार का ट्रेंड क्या रहने वाला है। तो मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में काम करना चाहते हैं, यानी कि आईटी में करना चाहते हैं, बैंकिंग में करना चाहते हैं, ऑटो सेक्टर में को आप काम करना चाहते हैं। आपको पहले तो मार्केट का डायरेक्शन पता होना चाहिए कि अगर मैं ऑटो सेक्टर को खरीद के काम कर रहा हूँ, क्या मार्केट भी बाइंग साइड में है, उसका डेटा बाइंग साइड का है या नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर मार्केट का डेटा नेगेटिव है तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए नदी के विपरीत खड़े होने की, आप ज्यादा देर खड़े नहीं रह पाएंगे। तो ये हमें क्या आधे घंटे में ही पता चल जाएगा? बिल्कुल, आपने 10 सेकंड में बता दिया शालिनी जी। नहीं, ये क्योंकि अब तो मार्केट क्लोज हो चुकी है, तो ये मैं आज के मार्केट को समझ पा रही हूँ। पर आपने मुझे बताया कि 9:15 से 9:45 तक मुझे काम नहीं करना है। क्या 9:45 बजे जैसे ही इस स्क्रीन पे मेरी नजर पड़ेगी, मुझे क्या एक बार में समझ आ जाएगा कि मार्केट किधर को जाने वाला है? बिल्कुल। देखिए, डायरेक्शन अगर आपको पता लगाना है तो 9:45 पे ही आपको डेटा जो है क्लियर कट ट्रेंड बता देगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या रहने वाला है। अब जो पहला सवाल था उसके आप हटा दीजिए। अब आपका दिमाग क्लियर है कि आज मुझे खरीद के काम करना है। अब क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, उस पर हम स्टेप बाय स्टेप आएंगे। तो टॉप डाउन अप्रोच में पहला जो सवाल था मेरे दिमाग में
क्या डायरेक्शन रहने वाला है, इस डेटा को देख के आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने पहले बताया, हर 3 मिनट में ये ऑटो रिफ्रेश होता रहता है, यानी कि मार्केट में पूरा दिन कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, पोजीशंस बनती हैं, पोजीशंस कटती हैं, पैसा आता है, पैसा निकलता है। तो ये डेटा भी उसी तरीके से ऑटो रिफ्रेश करके आपको कहीं ना कहीं फिगर बताता रहेगा। जैसे कि अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, लगभग 50 लाख की फिगर आपको दिखा रहे हैं टोटल में, राइट। और पुट साइड में देखिए तो लगभग 45 लाख की नेगेटिव दिखा रहे हैं। अगर ये लाइव मार्केट में हम लोग इसको कर रहे होते और लाइव मार्केट में ऑटो रिफ्रेश होता, मान लीजिए पोजीशन मार्केट से कट गई, यानी पैसा थोड़ा बहुत निकल गया, तो ये 50 लाख की फिगर हो सकता है फिसल के 48 लाख आ गई, और ये जो फिगर -45 लाख है ये रहेगी सिर्फ -40 लाख। लेकिन मुझे छोटी छोटी फिगर्स पे फोकस नहीं करना, मुझे टोटल फिगर पे फोकस करना है। टोटल फिगर जब तक मेरी कॉल साइड में पॉजिटिव साइड पे है, मेरा व्यू पॉजिटिव ही रहना चाहिए। फाइन। और वो जहां पुट की तरफ गई तो फिर मुझे भी नेगेटिव हो जाना है। बिल्कुल। अब अगला सवाल ऐसा आएगा कि आप जो मुझे ऐसा लगता है आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि क्या ये हमेशा ऐसा ही होगा कि कॉल साइड में पॉजिटिव है, पुट साइड में नेगेटिव है, या फिर पुट साइड में पॉजिटिव है, कॉल साइड में नेगेटिव है? तो कभी फिर 50-50 तो नहीं हो जाएगा? भी होगा। देखिए, मार्केट में जो सबसे ज्यादा नुकसान देता है ना ट्रेडर या ऑप्शन ट्रेडर, वो सबसे ज्यादा नुकसान देता है जब मार्केट साइडवेज होती है, यानी कि मार्केट एक रेंज में फंस जाती है। अब ऑटो ट्रेडर का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ये आपको साइडवेज मार्केट से भी कैसे बचना है वो भी बताएगा। वो अच्छा, कैसे? उस समय क्या होगा, उस समय ये रहेगा आपका जो टोटल फिगर है ये रहेगी पॉजिटिव, पुट साइड में भी आपकी पॉजिटिव रहेगी, यानी कि पुट में भी पैसा आ रहा है और कॉल में भी पैसा आ रहा है। यानी कि जो बड़े प्लेयर्स हैं पुट में भी पैसा लगा के काम कर रहे हैं और कॉल में भी पैसा लगा रहे हैं। तो जब दोनों फिगर्स आपकी एक ही डायरेक्शन में आ जाएं, दैट मीन्स कि मार्केट आर रेंज में फंसने वाले हैं। मतलब इधर 50 है तो उधर भी 50 रहेगा? 50 एग्जैक्टली 50 नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कॉल साइड में पॉजिटिव है, फिगर कैन बी एनीथिंग। अगर मार्केट में ज्यादा वॉलिटिलिटी है तो 50 लाख, क्या मैंने तो 1-1 करोड़ भी देखा है, 10-10 लाख भी देखा है जब मार्केट में वॉल्यूम्स कम होते हैं। तो मैटर ये नहीं करता कितनी बड़ी फिगर है, मैटर करता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो आपको कॉल साइड में पॉजिटिव दिख रहा है और पुट में भी पॉजिटिव दिख रहा है, दैट मींस उस दिन मार्केट रेंज में रहने वाला है। कहीं ना कहीं थीटा डिके होगा, टाइम वैल्यू इरोजन होगा, आपको खरीद के काम करने से बचना है। चाहे कॉल खरीद लीजिए चाहे पुट खरीद लीजिए, उस दिन पैसा नहीं बनेगा। तो ना करें काम, बैठे रहे उस दिन। देखिए, पैसा बचाना शुड बी माय थंब रूल। हाँ। पैसा मैं किसी भी दिन मार्केट से कमा सकता हूँ। सबसे पहले जो मेरा थंब रूल है, मैं अपने इंटर्न्स को भी बताता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, आपका जो मेन गोल है ना स्टॉक मार्केट में, पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। मेन गोल होना चाहिए कि जो पैसा आप लेकर आए हो उसको बचाओ। क्योंकि अगर आप बचे रह गए ना मार्केट में, तो कमा तो आप किसी भी दिन लोगे, अगर आपके लॉजिक्स, आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो। ज्यादातर एनालिस्ट आपको ये नहीं बताएगा कि आपको कब ट्रेड नहीं करना। ट्रेड कब करना है बहुत आसान है, बाय का बटन, सेल का बटन, खरीद लिया, उसके बाद देख के बीपी अपना अप डाउन करते रहो। लेकिन कब ट्रेड नहीं करना, अपने आप को कैसे कंट्रोल रखना है, वो कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, इमोशन ट्रेडिंग होती है, और भी फैक्टर्स होते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग बात कर सकते हैं। बट आपको ये समझना जरूरी है कि मुझे किस दिन काम नहीं करना। काम नहीं करना इज द टफेस्ट थिंग इन द मार्केट। एक होता है ना ट्रेडर को एडिक्शन हो जाती है, आज तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, 9:15 बजे मार्केट खुलने तो देखो मैं पुट खरीद के डबल कर दूंगा। हाँ। अरे आपको ये समझो कि आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा। राइट। आपको मार्केट के हिसाब से चलना है, आपको डेटा के हिसाब से चलना है। अगर डेटा कह रहा है कि साइडवेज है तो बैठ जाओ उस दिन, मत करो ट्रेड। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं कमाओगे ना, लेकिन गलत डिसीजन लेके, गलत ट्रेड लेके अगर आपने लॉस दे दिया तो उससे कहीं ना कहीं आप अपने अपने लॉस को तो रिकवर कर लोगे, कहीं ना कहीं आप कहीं से और पैसे का इंतजाम कर लोगे, लेकिन जो साइकोलॉजिकली आपके ऊपर प्रेशर बनेगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लूज होगा, वो आपको नेक्स्ट ट्रेड करने ही नहीं देगा। ट्रू। और ऐसा कितने लोग करते हैं, मैं चाहती हूँ मुझे कमेंट करके आप बताओ, क्योंकि ये वाकई एक कीड़ा होता है, एक नशा है जो एक बार वो कहते ना कि खून मुंह लग गया शेर के, तो वो वाला हाल हो जाता है। हम सब अपने आप को शेर ही समझते हैं, पर वो आखिर में गीदड़ जैसा हाल हो जाता है। मुझे कमेंट करके बताओ ये काम कितने लोग करते हैं। अब सर मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे किस दिन खरीदना है, किस दिन बेचना है, किस दिन कुछ नहीं करना है, ये भी मुझे मालूम चल गया। अब अगला क्या काम है? देखिए, अब यहाँ तो मेरे को समझ में आ गया कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहने वाला है। ये छोटा सा एक मैंने आपको डिस्प्ले करके, आपने खुद ही एनालाइज करके मेरे को बता दिया, ठीक है ना। अब ये लाइव मार्केट में करूंगा तो मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, और मैं आपके व्यूअर से भी बोलूंगा, जब आप इस तरीके के डेटा को एनालाइज करना सीख रहे हैं, आप लर्निंग स्टेज पे हैं, तो आप पहले पेपर ट्रेड करके अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए। मैं ही नहीं कहता आपने डेटा देखा और एकदम से आते जाते ही ट्रेड ले लो। पहले अपना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बूस्ट करो, चाहे पेपर ट्रेड करके करो, चाहे किसी भी तरीके से करो, चाहे आप मॉक ट्रेडिंग करके करो, किसी भी तरीके से करो। पहले आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा तो ऑटोमेटिकली आप अपना मार्केट से पैसा कभी भी बना लोगे। राइट। अब मार्केट का ट्रेंड तो मुझे समझ में आ गया शालिनी जी कि मार्केट आज पॉजिटिव रहने वाला है, लेकिन मैं इंडेक्स ट्रेडर हुई नहीं, मुझे मतलब ही नहीं निफ्टी ऊपर है या नीचे है, मुझे तो ऑप्शन से मतलब ही नहीं, मैं रिस्की ट्रेडर बिल्कुल नहीं हूँ।
मुझे करना है सेफ एंड साउंड काम, मुझे करना है स्टॉक स्पेसिफिक काम, मुझे करना है सेक्टर स्पेसिफिक काम। उसके लिए क्या कोई ऐसा टूल जो मुझे ये बता दे कि मार्केट की डायरेक्शन के साथ आज कौन सा सेक्टर है जो मार्केट को आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर सकता है? दैट विल बी अ चेरी ऑन द केक। तो सेकंड जो क्वेश्चन आएगा ट्रेडर के दिमाग में, अगर तो वो इंडेक्स का ट्रेडर नहीं है तो उसको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी, ऑप्शन ट्रेडिंग से कुछ लेना देना नहीं है, उसका अगला सवाल आएगा कि बॉस मुझे करना है स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक काम, उसके लिए कुछ है तो बताओ। तो उसी में ऑटो ट्रेंडर के अंदर ही आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने एक मॉडल यूज किया जिसको हम लोगों ने नाम दिया सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। इसके अंदर हम लोगों ने इंक्लूड करे लगभग 9 सेक्टर्स, यानी कि 9 सेक्टर। अब ये वो सेक्टर हैं जो मार्केट के साथ आपको कुछ ना कुछ इंडेक्स की वैल्यू के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल हैं, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम ऑटो इंडेक्स है मार्केट में, बैंक निफ्टी है मार्केट में, एफएमसीजी का इंडेक्स है मार्केट में, पीएसयू बैंक्स हैं, देन मेटल्स एंड देन रियलिटी तक। अब ये रिलेटिव स्ट्रेंथ रैंकिंग करता क्या है? ये मॉडल बेसिकली कंपेयर करता है अपने आप को इंडेक्स के कंपेयर में, यानी कि अपने आप को कंपेयर कर रहा हूं मैं इंडेक्स के अगेंस्ट, कि अगर इंडेक्स यहां से चला तो मेरे में कितनी स्ट्रेंथ है कि मैं इंडेक्स के साथ चलूंगा। एंड दिस इज ऑल बेस्ड ऑन डेटा। ऐसा नहीं है कि हमने पीछे किसी को बिठाया हुआ है और वो ऑटोमेटिकली आपको अपडेट करके दे रहा है, आज मेरा ऑटो का मन है चलो ऑटो डाल दो, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन लॉजिक्स, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन डेटा। ऑटोमेटिक है ये, ऑटोमेटिक हाँ, है राइट। तो ये जैसे बताया आपको रिसर्च टूल है, तो ये आपकी रिसर्च में आपको हेल्प करेगा। अब मुझे समझ में आ गया कि निफ्टी का डेटा देख के आज मार्केट में तेजी बनने वाली है। अब 2 सवाल हैं, अगर तो मैं सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करता हूं तो क्या मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, क्या मैं पोजिशनल ट्रेडर हूं? 2 ही तरीके के ट्रेडर होंगे मार्केट में, या तो इंट्राडे ट्रेड करेंगे 3:30 बजे तक पोजीशन काट देंगे, नहीं तो फिर कुछ ट्रेडर्स होते हैं पोजीशन को कैरी करते हैं, और फिर एक इन्वेस्टर कैटेगरी होती है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। यहाँ पे हम बात करें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की। इसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग टाइम फ्रेम देख दिए, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग टाइम फ्रेम दिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 15 मिनट्स टिल वीकली। इसके बीच में मेरा 30 मिनट्स डेटा है, 60 मिनट्स का है, देन डेली टाइम फ्रेम। अब ये अलग अलग टाइम फ्रेम का क्या मोटिव है देने का, और नो के नो सेक्टर मैं मार्केट के अगेंस्ट कंपेयर कर रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो मुझे किस सेक्टर के ऊपर फोकस करना है। तो हम लोगों ने इन सेक्टर्स को रैंकिंग में डिवाइड कर दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल रैंक 9। अब अगर तो कोई सेक्टर मेरा टॉप फर्स्ट रैंक पे है, इसका ये मतलब है कि इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ओके। और अगर कोई सेक्टर मेरा बॉटम पे है, दैट मीन्स इसमें सबसे कम स्ट्रेंथ है, यानी कि वीकेस्ट है। ये कंफ्यूजिंग है ये। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट में 9 तक रैंकिंग करी, 1 से लेके 9 तक, जो टॉप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पे होंगे वो विनर्स होंगे मार्केट में। जैसे हम लोग रिले भागते हैं, रेस होती है 100 मीटर की, तो कौन जीतता है? जो पहला, दूसरे, तीसरे नंबर पे है। हारता कौन है? जो सबसे पीछे होता है। हाँ, ये कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि ऑटो जब मैं 30 मिनट में देख रही हूँ तो टॉप पे है, 60 मिनट में मैं देख रही हूँ सेकंड नंबर पे है, लेकिन डेली वाले में मैं देख रही हूँ तो फिर ये नीचे से सेकंड नंबर पे है, सेकंड लास्ट है ये। और सेम विद मैं अगर लेट्स से रियलिटी, हाँ राइट, नहीं रियलिटी तो मुझे लगता है बॉटम में ही है मोस्टली, पर ऑटो में भी ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे अब आईटी भी आप देख लो, डेली वाले में तो 3rd नंबर पे है, लेकिन वैसे मुझे ये 6th नंबर पे दिखाई दे रहा है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब आप जो है ना, अब आप ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, अच्छा, और बिल्कुल सही सोच रहे हो। ये हर एक के दिमाग में कंफ्यूजन आएगी, हाँ। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोगों ने अलग अलग टाइम फ्रेम सेट करे। इसीलिए शायद मैंने फर्स्ट लाइन जो मैंने स्टार्ट ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ में बोली थी, ये अलग अलग टाइम फ्रेम है। कुछ इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, कुछ पोजिशनल ट्रेडर्स हैं। अब तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनको हम बोलते हैं आप फोकस करिए 15 मिनट और 30 मिनट के ऊपर। डेली वाला भी नहीं? डेली वाला भी नहीं। डेली वाला अगर मैं 2-3 दिन के लिए ट्रेड करना चाह रहा हूँ, वीकली वाला अगर मैं कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए ट्रेड करना चाह रहा हूँ, समझे? हाँ। तो अगर तो मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मेरे को सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है 15 मिनट और 30 मिनट। और इसके आगे आप देखिए हम लोगों ने एक आई भी लिखा हुआ है छोटा सा ब्रैकेट के अंदर, राइट। आई स्टैंड्स फॉर इंट्राडे, क्लियरली इंट्राडे। वो 15 मिनट और 30 मिनट? 30 मिनट, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। अब 15 मिनट्स और 30 मिनट्स का मतलब है आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप इन टाइम फ्रेम के ऊपर ही फोकस करो, बाकी छोड़ दो, बाकी छोड़ दो, बाकी जो नॉइज हो रही है मार्केट में छोड़ दो। मुझे अपना ट्रेडिंग स्टाइल पता होना चाहिए, मेरा क्या मोटिव है मार्केट को लेके वो पता होना चाहिए, उस हिसाब से मैं एनालिसिस करूंगा। अब अगर मैं पहले बात करता हूँ इंट्राडे ट्रेडर की, तो मुझे दिखाई दे रहा है 15 मिनट और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे
टॉप 2 सेक्टर्स, यानी कि टॉप 2 सेक्टर्स मेरे पास कौन से हैं? बैंक इंडेक्स है, ऑटो है। 30 मिनट पे ऑटो, 15 मिनट पे ऑटो, बैंकिंग इंडेक्स टॉप 2, 30 मिनट्स बैंकिंग इंडेक्स। अब मुझे पता चल गया कि अगर तो मार्केट का डेटा पॉजिटिव है, जो हम लोगों ने देख लिया था, तो मुझे खरीद के काम करना है। क्या खरीद के काम करना है और इंट्राडे क्या खरीद के काम करना है? या तो ऑटो या तो बैंक इंडेक्स। सिंपल। क्या नहीं खरीदना? रियलिटी फार्मा। पता चल गया? हाँ। कितनी देर लगी? हार्डली 10 सेकेंड। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। हाँ। एक लेमैन की अगर मैं बात करूं, देखिए अगेन अगर आप मेरे से पूछेंगे ये आपने किस बेसिस पे किया, तो ये बेसिक्स होते हैं। एक फॉर्मूला होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ का, आप कभी भी जाके आप देख सकते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने कुछ फिल्टर्स यूज करे जो मार्केट में काम करते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, उन फिल्टर्स को कैसे यूज करना है ये हमने ओवर द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस 15-20 साल तक सीखा। उसके बाद अपने ट्रेडर्स को सिखाया या बताया। बट एज अ फ्रेशर आपको क्या समझना है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको समझ में आ गया कि मुझे ऑटो या बैंकिंग के ऊपर फोकस करना है, मुझे रियलिटी और फार्मा पे नहीं काम करना। अगर मान लीजिए आपके पास कहीं से रिकमेंडेशन सो कॉल्ड टिप आती है कि आप XYZ फार्मा कंपनी का स्टॉक खरीद लीजिए इंट्राडे, 3.5 तक ये आपको 3-4% का रिटर्न दे देगा। हाँ। तो आप यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। राइट। और मैं ये देख सकती हूँ कि ये तो जो टिप मिली है वो बिल्कुल गलत मिली है। मुझे फार्मा में नहीं करना। हो सकता है वो टिप ठीक भी हो, मैं मना नहीं कर रहा। अच्छा। अगर किसी एनालिस्ट ने दी है, कुछ सोच समझ के दी होगी, बट उसकी नॉलेज को मैं अपनी नॉलेज से क्रॉस चेक कर सकता हूँ और एक गलत ट्रेड में एंट्री लेने से बच सकता हूँ। देखिए उसकी भी प्रॉबिलिटी कहीं ना कहीं 50-60% की होगी जीतने की, विनिंग प्रॉबिलिटी। बट अगेन आपकी प्रॉबिलिटी यहाँ पे 50-60% से बढ़ के 70-75% हो जाती है अपने आप, जब आप फार्मा स्टॉक के अंदर ट्रेड नहीं लेके पैसा बचा लोगे। क्योंकि यहाँ मेरे को रिलेटिवली स्ट्रेंथ बता रहा है, फार्मा वीकेस्ट है और रियलिटी को तो हाथ ही नहीं लगाना। रियलिटी को तो खरीद के काम करना ही नहीं। एक कहावत है, सुनो सबकी करो अपने मन की। तो आप सुन लो सबकी, जहां से भी टिप मिल रही है वो सब देख के यहाँ पे क्रॉस चेक करके और फिर अपने मन के हिसाब से काम कर सकते हो। बिल्कुल। देखिए आपका हार्ड अर्न मनी है, आपको डिसीजन लेना है आपने अपने पैसे के साथ क्या करना है। हाँ। बोलने के लिए तो मैं कुछ भी बोल दूं, ये खरीद लो वो बेच लो। आप हर ट्रेड में ट्रेड नहीं कर सकते, हर रिकमेंडेशन पे ट्रेड नहीं दे सकते। अगर मैं एज ए एनालिस्ट बात करूं, मैं दिन में अगर 5 ट्रेड देता हूं, 5 में से 2 गलत मैं भी होता हूं, 3 में मैं सही भी होता हूँ। लेकिन अगर एज ए ट्रेडर बात करो तो आप ट्रेड जब करोगे, पहले 2 ट्रेड में अगर लॉस लग गया, तीसरा ट्रेड ही नहीं लोगे। राइट। चौथा ट्रेड ही नहीं लोगे। और एज ए एनालिस्ट मैं आप बोलूंगा आपने सब सारे ट्रेड क्यों नहीं लिए? मैं तो सही था, मैं तो 5 में से 3 बार सही था। हाँ। लेकिन 2 बार आपने लॉस देने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस खुद ही लूज हो गया, आप तीसरा ट्रेड ले ही नहीं पाए। अब उस कॉन्फिडेंस को कैसे लूज नहीं होने देना, इन चीजों से क्रॉस चेक करके। तो आपकी तरफ से भी कोई टिप मिल रही है तो वो भी मैं यहाँ पे क्रॉस चेक कर लूं, ऑल्दो आप इसके हिसाब से ही बता रहे होंगे। बिल्कुल। देखिए ओपनली मैं आपको बोल रहा हूँ, ऑटो टेंडर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टूल आई एम यूजिंग इन माई एनालिसिस। अदर देन दिस हम लोग और भी चीज़ें यूज़ करते हैं मार्केट में, और भी ऐसे टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ तो टेक्निकल एनालिसिस में देयर आर लॉट ऑफ इंडिकेटर्स विच आर अवेलेबल, और वहाँ पे देख के मैं कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करता रहता हूँ। क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी बियर मार्केट चल रहा है, तो बियर मार्केट में मेरी स्ट्रेटजी अलग रहती है, बुल मार्केट के लिए मेरी स्ट्रेटजी अलग रहती है, साइडवेज मार्केट के लिए मेरी स्ट्रेटजी अलग रहती है। तो अगर तो आपके पास 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, आप अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द मार्केट। बट अगर आप लेमैन हो, अगर आप नए हो, अगर आप सीखना चाह रहे हो या सीखने के फर्स्ट स्टेज पे हो, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी भी एनालिसिस का बेस है। तो बेस पहले स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तो इवेंचुअली आप फ्लोर पे फ्लोर खड़ा करते जाओ, कुछ भी करते जाओ, कुछ भी सीखते जाओ, नई नई चीज़ें इंप्लीमेंट करो। देखिए रिसर्च का काम ही ये है। रिसर्च का क्या मतलब है? रिसर्च का मतलब रिसर्च, सर्च करते रहो, नई नई चीज़ें सीखते रहो। तो ये जो है ये हमारे बेसिक्स है, ये हम लोग जो अपने एनालिसिस में यूज़ करते हैं। और मैं हमेशा व्यूअर को डिस्क्लेमर तो देती ही हूँ कि ये कोई ऐसा नहीं है कि शालिनी या क्षितिज सर आपको ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं जी बस तुमको अब यही करना है, वो तो आप अपने दिमाग से फैसला करेंगे। पर ये वो आपको मैं कहती हूँ ना, एजुकेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जिस हिसाब से क्षितिज सर भी काम करते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं, तो ये आपको भी एक एडुकेट करने का, बस आप ऐसे समझ लो, तरीका भर है। अब मुझे 2 चीज़ समझ में आ गई सर, मार्केट खुलेगा तो किस ओर जाएगा ये मुझे आधे घंटे के भीतर पता चल जाएगा, आधे घंटे के बाद 10 सेकंड के भीतर पता चल जाएगा, और फिर उसके बाद मुझे किस सेक्टर में काम करना है। अगर मैं सेक्टर में काम करने में इंटरेस्टेड हूँ तो मुझे किस सेक्टर में क्या काम करना है ये मुझे मालूम चल गया। बट आई एम श्योर इतना ही भर तो नहीं होगा। नहीं, इतना तो नहीं होगा। आगे का स्टेप क्या है? अल्टीमेटली देखिए, अल्टीमेटली आपका गोल है ट्रेड लेके पैसा कमाना। ये तो एक स्टेप बाय स्टेप आपकी रिसर्च का पार्ट है। तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स पहले आपको ये समझना जरूरी है। फर्स्ट स्टेप में मैं क्लियर हूँ कि मार्केट डायरेक्शन आज तेजी है, तो मुझे सबसे पहले माइंडसेट बनाने की, मुझे तेजी बना के ही काम करना है। सेकंड, मेरे को पता है मेरे को ऑटो या बैंकिंग इंडेक्स में ही काम करना है। अब मान लीजिए बैंकिंग इंडेक्स में अगर आप काम करते हो तो बैंक निफ्टी में बहुत वॉलेटाइल है, बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना चाहता। मुझे बैंकिंग का कोई स्टॉक पता होना चाहिए, मुझे ऑटो सेक्टर से कोई स्टॉक पता होना चाहिए जिस सेक्टर
मतलब जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग सेक्टर है उस स्ट्रॉन्ग सेक्टर का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक पता होना चाहिए। बिकॉज अगर मैं ऑटो सेक्टर की बात करूं तो देयर आर नंबर ऑफ स्टॉक्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। अब अगला सवाल ट्रेडर के दिमाग में क्या आएगा कि बॉस आपने बता दिया मार्केट तेज है, हाँ. आपने ये भी बता दिया कि ऑटो तेज है, लेकिन ऑटो इंडेक्स को मैं नहीं खरीदना चाहता, मुझे तो स्टॉक चाहिए ना। राइट. तो अल्टीमेट गोल तो मेरा स्टॉक खरीद के काम करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है मेरा कि मुझे वो स्टॉक पता करना है जो आज चलने वाला है। एग्जैक्टली जिसकी प्रोबेबिलिटी है। ओके, एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी। हाँ. तो कुछ नहीं है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मैं इस ऑटो सेक्टर के ऊपर जब जाता हूँ, इस पर क्लिक करना है मुझे। क्लिक करते ही एक नया विंडो मेरे सामने ओपन हो जाता है। ठीक है, ओके. ये अब नए विंडो में क्या देख पा रहे हो आप? स्टॉप लॉस, टारगेट, कुछ स्टॉक्स के नाम दिखाई दे रहे हैं, हाँ. पिवट पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक्स के नाम M&M, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, मारुति। अब हम लोगों ने क्या किया, सेम चीज जो हम लोगों ने सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग का मॉडल था उसको हम लोगों ने यूज किया इन्हीं स्टॉक्स के ऊपर। यानी कि मुझे वो पता चल जाए कि किस सेक्टर का कौन सा स्टॉक रिलेटिवली स्ट्रांग है अदर देन दूसरे जो स्टॉक्स हैं। तो अब जब सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग के फॉर्मूले को मैं यूज करता हूं तो और मेरे पास लगभग 8 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि F&O सेगमेंट में लिस्टेड है और कैश मार्केट में भी अवेलेबल है। राइट. क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, तो डेटा एनालिसिस हम लोगों ने उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर अप्लाई करी है जो जिसके अंदर कुछ पोजीशंस बनती हैं, और पोजीशंस बनती हैं फ्यूचर्स में, डेरिवेटिव्स में और कैश मार्केट में। तो हम लोगों ने उन्हीं स्टॉक्स को यहाँ पे इंक्लूड करा जो कि तीनों सेगमेंट में अवेलेबल है। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि कैश मार्केट में है लेकिन फ्यूचर्स में नहीं है, तो उसके लिए अलग मॉडल है। लेकिन ऑटो सेक्टर की मैं बात करूं तो ऑटो इंडेक्स जो एक बना है वो कुछ लिमिटेड स्टॉक्स की वजह से ही बना है। तो वो लिमिटेड स्टॉक्स कौन से हैं? M&M, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, टिल, अशोक लेलैंड। और ये चार्ट मुझे ये बता रहा है कि अक्सर ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी होता है कि उस मार्केट में भी हम हमेशा गलत स्टॉक पिक करते हैं। Exactly. बाकी लोगों को तो फ़ायदा हो रहा होता है सेम सेक्टर में काम करके, मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त, मेरा कुलीग तो फ़ायदे में रहता है, लेकिन मेरी किस्मत इतनी ख़राब रहती है, मेरी कुंडली इतनी ख़राब होती है कि मैं उसी सेक्टर का सबसे बुरा स्टॉक चूज़ करती हूँ। तो ये क्या होता है स्टॉक मार्केट में, एक बहुत अच्छी बात है, आपका सही समय पे सही जगह पे होना बहुत ज़रूरी है। राइट, तभी आप पैसा कमा पाओगे। तो सही समय पे सही जगह, जो ज़्यादातर रिटेलर्स या ज़्यादा ट्रेडर्स से मेरी बात होती है या जिनसे हम लोग टच पे रहते हैं थ्रू वेबिनार्स और थ्रू सेमिनार्स, और जब हमारा Q&A सेशन होता है ना, तो मैक्सिमम लोगों का ये रहता है, सर मेरी तो किस्मत ही खराब है, जहाँ लेता हूँ वहीं से स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। राइट, आपके साथ भी ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। हाँ. और जिस स्टॉक में खरीदता हूँ वो स्टॉक गिरता जाता है, और जिस स्टॉक को बेच के निकल जाता हूँ वो स्टॉक चलता रहता है। राइट. तो देखिए यहाँ पे गलती आपकी नहीं है, गलती मार्केट की नहीं है, गलती हम कहाँ कर रहे हैं वो मेरा मोटिव है आपके वीडियो के थ्रू आपके व्यूअर्स को बताना, हम गलती कहाँ कर रहे हैं। हम गलती ये कर रहे हैं कि हम लोग सही समय पे सही जगह पे नहीं है। अब जैसे अगर मेरी कुंडली खराब ही होती, जिस लैंग्वेज में मैं कह रही हूँ, तो मैं अशोक लेलैंड के ऊपर आगे जाती, खुद ही सवाल का और मैं ऊपर इधर टीवीएस मोटर्स में नहीं जाती, बालाजी में नहीं जाती, मैं सबसे नीचे वाला जो स्टॉक है वो चूज करती, और फिर उसके बाद मैं रोती कि बाकी लोगों को तो फायदा हो रहा है और मैं ऑटो में हूँ, मुझे नुकसान हो रहा है। वाओ, देखिए अब सिंपल वे में आपने खुद ही सारे सवालों का जवाब दे दिया। आपके व्यूअर्स भी अब और ज्यादा इजीली समझ चुके हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ का जो हम लोग मॉडल यूज कर रहे हैं, वहां से मैंने पता लगाया था कि ऑटो सेक्टर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। यानी कि अगर निफ्टी में आज बुल रन आया, जिसकी प्रोबेबिलिटीज है कि बढ़ेगा मार्केट क्योंकि डेटा पॉजिटिव था, तो वहां पे मेरी प्रोबेबिलिटी और ज्यादा मेरे साइड में आ जाती है जब ऑटो सेक्टर चल पड़ता है। लेकिन ऑटो सेक्टर के अंदर किस स्टॉक में बेट करना है वो मुझे अगेन सेम रिलेटिव स्ट्रेंथ फॉर्मूला से ही पता चलेगा। तो मुझे किस पे बेट करना है, अगर तो मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं तो मुझे 15 मिनट 30 मिनट के ऊपर फोकस करना है। स्टॉक्स मेरे सामने आ रहे हैं, ठीक है, इन्हीं स्टॉक्स के ऊपर मैंने फोकस करना है, और ज्यादा अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है ना विनिंग की, तो जो कॉमन स्टॉक आ रहा है ना उसके ऊपर आप बेट करो। ओके, 15 और 30 मिनट में जो कॉमन आ रहा है, वाओ, ठीक है, ये कॉमन आ रहा है, हाँ, तो इसके ऊपर मैं बेट करूंगा ना तो मेरी प्रोबेबिलिटी विनिंग की और ज्यादा बढ़ जाएगी। प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी देखिए मेरा काम ही यही है कि मेरे को अपनी प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है। हाँ. टॉस करके 50-50 प्रोबेबिलिटी में कोई भी काम कर सकता है, बट अगर आप रिसर्च करके काम करते हो और आपको अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को 75-80% तक लेके जाते हो ना, तो आप मार्केट से पैसा कमाओगे ही कमाओगे, और लॉस देना अपना सीख जाओगे, लॉस कब नहीं देना और कम से कम लॉस देके बाजार से निकलना है। ये हमने इंट्राडे की बात की, मुझे ये डेली और वीकली वाला जो स्टॉक नेम आ रहा है, थोड़ा इसके बारे में बताइए ना, ये किन के लिए यूजफुल है? देखिए डेली और वीकली टाइम फ्रेम हम लोग उन ट्रेडर्स को सजेस्ट करते हैं जो कि पोजिशनल ट्रेड में ज़्यादा फोकस करते हैं।
यानी कि मैं इंट्राडे ट्रेडर नहीं हूँ, मुझे नहीं मतलब सुबह 9:15 बजे बाजार खुला 3:30 क्या बंद हुआ, मुझे ऐसा स्टॉक पता होना चाहिए कि अगर 2-4 दिन में मार्केट बढ़ती है, अभी तो मार्केट काफ़ी गिरी हुई है, सबकी यही थिंकिंग है कि शायद मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, कुछ पॉजिटिव फैक्टर आएंगे, आप वेट करिए। मैक्रो फैक्टर्स की ऑब्वियसली बात है काम करते हैं, मैक्रो फैक्टर्स की आप वेट करिए, जैसे ही पॉजिटिव न्यूज़ आनी शुरू होंगी, पॉजिटिव न्यूज़ के साथ कौन सा सेक्टर है जो चलेगा वो मुझे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स से समझ में आएगा डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे। अब उन सेक्टर्स के अंदर कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें बढ़ेगी मार्केट में और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, तो मुझे डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे फोकस करना है। अगर तो मैं डिलीवरी ट्रेड में मेरा फोकस है, यानी कि पोजिशनल ट्रेड में मेरा फोकस है, तो मुझे हर एक स्टॉक के ऊपर फोकस नहीं करना। अगर मैं पहले 3 स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस कर लेता हूँ और जब मार्केट बढ़ेगी तो ये 3 स्टॉक्स ऐसे हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में से जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाकी स्टॉक्स के मुकाबले जल्दी चलेंगे। गॉट इट, ठीक है, राइट। तो अब हम लोग कहाँ पहुंच गए, अपने 3 स्टेप डाउन और टॉप डाउन अप्रोच की थ्योरी में 3 स्टेप्स के आंसर मुझे मिल गए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए। मार्केट का डेटा पॉजिटिव था, पॉजिटिव डेटा के साथ हम लोगों ने ऑटो सेक्टर पे बैट किया। ऑटो सेक्टर के अंदर मुझे समझ में आ गया कि टॉप 2 स्टॉक्स के ऊपर मुझे फोकस करना है। अब शालिनी जी फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं या फाइनल आंसर पे आते हैं। अब आप मुझे बताइए कि अब आप एक प्रो ट्रेडर बनने वाले हो, पैसा कमाने वाले हो मार्केट से। अब मुझे ये बताओ कि अल्टीमेट गोल क्या है आपका, अब लास्ट डिसीजन आपका क्या है? मैं तो ये मान के चल रही हूँ कि इस प्रोबेबिलिटी में भी शायद कहीं तो चूक हो ही जाएगी। आपने खुद बताया कि 5 में से पॉसिबल है आपके 3 जो टिप है वो सही हो और 2 गलत हो, तो उसमें मेरा पैसा डूब ना जाए, तो मुझे स्टॉप लॉस लगाना है शायद अब आगे। बिल्कुल। और स्टॉप लॉस आप कैसे लगाते हैं? स्टॉप लॉस आप लगाते हैं, देखिए हर एक के ट्रेडर की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है स्टॉप लॉस लगाने की। कुछ लोग परसेंटेज वाइज लगाते हैं, यानी कि अगर 1.5% नीचे गया तो मैं काट के निकल लूंगा। कई लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं स्टॉप लॉस लगाने के लिए, तो कुछ लोग इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। बट सभी सवालों का एक जवाब है, जिसको हम लोग कहते हैं मार्केट में जो प्राइमरी चीज़ है। सारे सवाल ठीक हैं, जवाब सही है, एनालिसिस सब सही है, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है मार्केट में काम करता है वो है हमारा प्राइस एक्शन। ओ यस, कहाँ घुसना है, राइट, क्योंकि वो तो हर समय ऊपर नीचे हो रहा है। एग्जैक्टली। देखिए मार्केट तो चलता रहेगा, इट्स जस्ट लाइक अ हार्ट बीट। ये 3:30 बजे ही बंद होगा, लेकिन उसके बीच में फ्लक्चुएशंस होती रहेंगी। तो ऐसा नहीं कि मुझे 9:45 बजे, चलो 10 बजे मुझे समझ में आ गया तो जो भी भाव चल रहा है मैं उतने में खरीद लूंगी, ऐसा नहीं होता। नहीं, देखिए यहीं पे मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि अब तो मार्केट ऊपर ही जाना है, मुझे तो पता चल चुका है, तो जो सामने दिखाई देगा मैं खरीद लूंगी, मैं क्यों चूकूंगी। आप नहीं, मेरे ख्याल से 10 में से 8 ट्रेडर ये गलती करते हैं। अब तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया ना सर, अब तो मुझे पता ही है मार्केट ऊपर जाने वाला है। कितना परसेंट कॉन्फिडेंट है आप कि आपको पैसा बनेगा? मैं तो 100% हो गई कॉन्फिडेंट। 100%। और मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो बोला था देयर इज नथिंग लाइक 100% इन द मार्केट। नहीं, बट मुझे तो ऐसा लग रहा है सर कि मार्केट ऊपर जाएगा, वो भी मैं पता है। बिल्कुल सही गेस किया। उसमें भी कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा वो मैंने पता लगाया, उसमें भी कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा होगा वो मैंने पता कर लिया है। तो अब तो मैंने जग जीत लिया ना, अब क्या बाकी बचा। लेकिन एक आप बात बताइए मेरे को, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको सारी चीज़ें पता है कि आप मान लीजिए ट्रैवल करने जा रहे हैं, ठीक है, आपने प्लानिंग कर ली, पूरी आइटनरी डेवलप कर ली कि मेरा 5 दिन का ट्रिप रहेगा। पहले दिन 1 दिन मेरा ट्रैवल करेगा, दूसरे तीसरे दिन मैं इस जगह पे जाऊंगी, दूसरी तीसरी जगह पे जाऊंगी, चौथी जगह पे जाऊंगी, 5वें दिन रिटर्न कर लूँगी। लेकिन जब मैं सब पैकिंग वगैरह करके प्लानिंग करके सुबह गया गाड़ी भी ड्राइव करने के लिए निकाला, तो मैं तो ये तो भूल ही गया कि मैंने पेट्रोल तो फुल कराया ही नहीं, टैंक तो मेरा खाली है। अब सारी प्लानिंग होगी खराब। हाँ। टैंक फुल कराने में तो रास्ते भर पड़ता है ना पेट्रोल पंप, अरे कहाँ तक जाएगी गाड़ी। ठीक तो है, हाँ। अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है, सब सवाल सही है, सब जवाब सही है, सारी एनालिसिस सही है। अब जो सबसे बड़ी मिस्टेक ट्रेडर करता है, ये तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें, अगर मैं खुद से भी एनालाइज नहीं करता ना, कोई मुझे बता देगा। अगर मैं कोई न्यूज़ चैनल लगा के बैठा रहूँगा, वहाँ पे भी 10 एनालिस्ट बैठे होते हैं, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ बता ही देगा। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर और सबसे बड़ी गलती है, वो गलती होती है हमारी एंट्री और एग्जिट की, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइस। प्राइस कहते हैं हम लोग मार्केट में, सब कुछ प्राइस है, प्राइस इज प्राइमरी। हर चीज़ खरीदने या बेचने से पहले हम लोग हर चीज़ का प्राइस पता करते हैं। लैपटॉप खरीदना है तो क्या प्राइस है, कपड़े खरीदने हैं तो क्या प्राइस है, घूमने जाना है तो पैकेज का क्या प्राइस है। मार्केट में हम लोग प्राइस ही नहीं पता करते, स्टॉक का हम लोग प्राइस ही नहीं पता करते। सबसे बड़ी गलती कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसी भी औने पौने भाव पे स्टॉक को खरीद के बैठ जाते हैं, और होता क्या है, वहां से हल्की सी फ्लक्चुएशन हुई मेरे अगेंस्ट क्या, और पैनिक में मैं बेच के लॉस बुक करके निकल जाता हूँ। तो अब जो सबसे बड़ी गलती और जो सबसे बड़े सवाल का जवाब है वो है प्राइस। उसका जवाब मुझे ढूंढना है ऑटो ट्रेडर के थ्रू। वो कैसे पता चलेगा? देखिए कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ क्लिक करना है। क्लिक करा मैंने एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर, और ये पूरे स्टॉक की
एक तरीके से कहते हैं ना, जन्म पत्री खुल के आ जाती है मेरे सामने, और इस जन्म पत्री के अंदर कुछ नहीं है, पूरी की पूरी एनालिसिस है इस पर्टिकुलर स्टॉक की मेरे पास कि इस स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, इस स्टॉक में कहाँ पे बाइंग हो रखी है स्ट्रॉन्गर हैंड्स ने, सेंटिमेंट्स क्या चल रहे हैं स्टॉक के अंदर बाइंग सेलिंग की साइड पे, इंडिकेटर्स जो हम लोगों ने इसके अंदर टॉप 9 इंडिकेटर्स जो मार्केट में यूज़ करते हैं हम लोग टेक्निकल्स में, जैसे मूविंग एवरेज है, RSI है, स्टॉकेस्टिक है, देयर आर नंबर ऑफ इंडिकेटर्स, सो टॉप 9 इंडिकेटर्स वी हैव इंक्लूडेड। हर इंडिकेटर हर टाइम फ्रेम पे आपको क्या सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसका ऑप्शंस का डेटा क्या बोल रहा है, यानी कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर मेरे को ऑप्शन चेन देखनी है तो ऑप्शन चेन देख सकता हूँ कि इस स्ट्राइक के ऊपर कितना ओपन इंटरेस्ट एडेड है। कल के दिन इस पर्टिकुलर 13 मार्च की अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में कहाँ पोजीशन कटी, कहाँ पोजीशन बनी, तो अल्टीमेटली इस स्टॉक की अगर मैं बोलूं शॉर्टकट में, तो इस पूरे स्टॉक की मेरे पास जन्मपत्री ओपन हो जाती है। मेरा गोल है सही स्टॉक के अंदर सही प्राइस पे एंट्री करना। तो देखिए, लेमेंस के लिए या फिर न्यू ट्रेडर्स के लिए मैं ये समझाऊंगा आपको कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है जो कि है मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक। मुझे पहले पता करना है स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, क्या वो अपने रेजिस्टेंस के पास है, क्या वो अपने सपोर्ट के पास है। बीच में हम लोग एक लेवल देते हैं पीपी का लेवल। पीपी लेवल इज नोन एज अ पिवट पॉइंट लेवल। देखिए, मार्केट का एक नेचर होता है, किसी भी एसेट क्लास का एक नेचर होता है, इंट्राडे अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, जब तक वो एसेट क्लास अपने पिवट पॉइंट से ऊपर है तो हम लोग बोलते हैं वो बुलिश टेरिटरी में है, और अगर वो अपने पिवट पॉइंट के नीचे है तो हम लोग कहते हैं वो बियरिश टेरिटरी में है। ओके, ठीक है, तो मैं जब तक स्टॉक को नहीं खरीदूंगा जब तक वो अपने बुलिश टेरिटरी में नहीं होगा। ठीक है, तो सारे सवालों को एक बार रिवाइज करते हैं। मार्केट तेजी का था, तेजी मार्केट में ऑटो तेज था, ऑटो सेक्टर के अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक तेज था, लेकिन इस स्टॉक का प्राइस मेरे को देखना है क्या ये अपने पिवट पॉइंट के ऊपर है या नीचे है। तो पिवट पॉइंट पूरे दिन के लिए फिक्स होता है मेरा, ठीक है। अच्छा, ये बेस्ड होती है, कैलकुलेशन होती है, ये फॉर्मूला होता है, पूरे दिन के लिए फिक्स रहता है ये। मेरे पास प्राइस आ रहा है 2959, करंट मार्केट प्राइस क्या है 3036। तो पहला सवाल का जवाब मिल गया कि अपने पिवट पॉइंट के ऊपर है, यानी कि बुलिश टेरिटरी में, यानी कि मेरे साथ है। मैं तेजी का माइंडसेट बना के बैठा हूँ, तेजी के सेक्टर में बैठा हूँ, तेजी के स्टॉक में बैठा हूँ, और प्राइस भी जो है मेरे फेवर में है। अभी क्या ऐसा भी पॉसिबिलिटी थी कि ये यहाँ पे 2959 होता और मार्केट में इसका प्राइस होता 2900? ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती, और उस कंडीशन में फिर मुझे नहीं खरीदना, फिर आपकी सारी एनालिसिस साइड हो गई। ओके, बिकॉज अल्टीमेटली प्राइस एक्शन मेरे फेवर में होना चाहिए। जब तक प्राइस एक्शन मेरे फेवर में नहीं होगा मेरी कोई एनालिसिस काम नहीं करेगी। और या मैं तब तक वेट करूं? वेट करिए, वेट शुड बी अ बेटर स्ट्रेटजी, वेट एंड वॉच, कि सारी चीज़ें मेरे को सही डायरेक्शन में बता रही है, सारी चीज़ें मेरे को बोल रही है यार मार्केट तेज़ है, मार्केट तेज़ में ऑटो सेक्टर तेज़ है, ऑटो सेक्टर में ये पर्टिकुलर स्टॉक तेज़ है, लेकिन प्राइस मेरे फेवर में नहीं है। अब क्या करूं? तो बॉस वेट करो। मुझे तो घाटा हो गया होता। आपको घाटा, आपने बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया कि मैं ये स्टॉक खरीद के पैसा कमा लूंगी। मुझे लगता है कि मार्केट ना, आई होप मेरे व्यूवर्स के साथ भी ऐसा होता होगा, प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। हमें ऐसा लगता है ना सर, देखो हमें पता चल गया कि मार्केट ऊपर जा रहा है, अब मैं जितना लेट करती जाऊंगी स्टॉक का प्राइस उतना बढ़ता चला जाएगा। तो मुझे तो वो जो 10 बजे से लेकर 11 बजे तक जो स्टॉक 10 रुपया बढ़ना है, मुझे तो वो 10 रुपया भी कमाना था ना, तो मैं वेट नहीं कर सकती। वो पेशेंस नहीं है मेरे अंदर, मैं हर 1 रुपया कमाना चाहती हूँ, और इसलिए मुझे पता है मार्केट ऊपर जाएगा तो जिस भाव मिल रहा है खरीद लो। देखिए, मार्केट में ना तो कोई टॉप पकड़ सकता है ना तो कोई बॉटम पकड़ सकता है, और ये जो फोमो वाली चीज होती है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये कहीं ना कहीं ट्रेडर को सबसे ज्यादा डुबाती है। मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द वीडियो सबसे पहले ये बात बोली कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट में ट्रेड कब नहीं करना, ये समझना जरूरी है। करना तो कोई भी बता देगा, और करने में देर नहीं लगती, मुझे सिर्फ 2 बार टैप करना और बाय हो जाएगी, मेरी पोजीशन खड़ी हो जाएगी। राइट। लेकिन उसके बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस लूज होगा ना, जब पोजीशन मेरे M2M माइनस में दिखाना शुरू करेगा, अल्टीमेटली लोग करते हैं, देखिए शालिनी जी, लोग गलती क्या करते हैं, ट्रेड लेने के बाद रिसर्च करना शुरू करते हैं। हमारा काम है ट्रेड लेने से पहले गलती को बचाना है, गलती करनी नहीं है, इसलिए रिसर्च पहले कर लो ना। 10 मिनट लगा के कर लो, हमें तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लग रहे हैं, 10 मिनट भी नहीं लग रहे। तो रिसर्च बाद में क्यों करनी है? मान लो मैंने XYZ कंपनी का स्टॉक खरीद लिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, अब वो स्टॉक चल नहीं रहा, अब मैं सारा दिन उसकी न्यूज़ ढूंढता रहूँगा, क्यों नहीं चल रहा, क्या कॉर्पोरेट एक्शन आ रहा है, क्या हो गया भाई, कोई रिजल्ट खराब आ गए, अब रिसर्च कर रहा हूँ मैं बाद में, क्योंकि पैसा तो मेरा लग चुका है, लॉस मैं बुक करना नहीं चाहता। तो रिसर्च आप पहले कर लो, 10 मिनट फालतू लगा लो, ट्रेड लेके आप, मैं कह रहा हूँ 2 रुपये कम कमा लो, लेकिन कमाओ वही जो 8 रुपये आप कमा रहे हो, वो कमाओ जो कॉन्फिडेंस आपको अगले ट्रेड में और दे। ठीक है, अब मुझे ये भी मालूम चल गया कि मुझे ये स्टॉक लेना है क्योंकि ये जो पीपी वाला प्राइस है उससे ऊपर है मेरा स्टॉक हो रहा है, ठीक है ना। अब पीपी के ऊपर कुछ लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, विच इज R1, R2, R3,
these are called the resistance 1, resistance 2, resistance 3 and in the same way support 1, support 2 and support 3. अब ये resistance और जो support है ये भी अगले पूरे दिन के लिए फिक्स रहते हैं, ठीक है. ये अगेन बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, जैसे पिवट पॉइंट कैलकुलेटेड होता है वैसे ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी कैलकुलेटेड होते हैं. अब ये सवाल का जवाब भी मुझे मिल गया कि मुझे इस स्टॉक को खरीदना है क्योंकि प्राइस एक्शन मेरे फेवर में है. अब बताइए शालीन जी, अब मैं क्या करूं? खरीद लूंगा. खरीद लेंगे. आपको खरीदने से पहले पता होना चाहिए स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए. बिना स्टॉप लॉस टारगेट के तो मार्केट है ही नहीं. राइट. स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड टारगेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग. तो मुझे मार्केट में जब ट्रेड ले लिया, मैंने सारी चीज़ें अपने चेकलिस्ट में मार्क कर ली, सब चीज़ें मेरे फेवर में, प्राइस एक्शन भी मेरे फेवर में. लेकिन अभी भी अगर प्राइस एक्शन मेरे फेवर में है तो स्टिल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ना कि मैं लूज कर सकता हूं, बिकॉज अल्टीमेटली आप मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी तो 80% है, 20% अभी भी चांस है मैं लूज कर सकता हूं. राइट. इसके पहले मैंने वही कहा भी था कि मैं तो अब सीधा तो उसके इसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टॉप लॉस. तो स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए कहाँ लगाना है. तो अब एक एग्जांपल देता हूँ, एक छोटी सी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. जैसे कि प्राइस है मेरा पिवट पॉइंट के ऊपर, तो ट्रेड कहाँ कर रहा है 3036 के आसपास, तो अप्रॉक्सीमेटली मेरा R2 और R1 के बीच में ट्रेड कर रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. राइट. 2996 और 3061 के बीच में ट्रेड कर रहा है. तो मैंने आपको क्या बताया था कि बुलिश टेरिटरी में वो कब तक है स्टॉक, जब तक अपने पिवट पॉइंट के ऊपर है. तो स्टॉप लॉस मेरा कहाँ रहना चाहिए, जब तक वो बेयरिश टेरिटरी में ना चला जाए. अब बेयरिश टेरिटरी में कब जाएगा, जब वो 2959 के नीचे जाएगा. राइट. तो मुझे स्टॉप लॉस पता चल गया कि अगर मेरे अनफेवरेबल गई पोजीशन 2959 के नीचे गया तो मुझे स्टॉप लॉस ट्रिगर करके निकलना है. So this is how you can actually find out the stop loss levels in a market. तो ये जो पीपी प्राइस है वो मैं स्टॉप लॉस डाल दूंगी. पीपी के नीचे जैसे ही गया, पीपी के नीचे 2959 है, आप 2945 का 0.25% एक्स्ट्रा रख लीजिए स्लिप. क्योंकि महंगा स्टॉक है तो फ्लक्चुएशन 0.25% की तो कुछ भी नहीं है, 0.25% आप नीचे रख लीजिए. पर अभी जैसे इतना वोलेटाइल मार्केट है तो वैसे तो मतलब मुझे हमेशा लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस तो बस फटाक से आ जाएगा और जैसे ही मेरा सौदा कटेगा वैसे ही फिर से ऊपर चला जाएगा. मैंने क्या बताया, मुझे हमेशा यही लगता है. देखिए सबको ये लगता है, इसलिए मैंने आपको बोला ये सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी पे है. लेकिन आप ये सोचो कि जब सारे स्टेप्स को आप फॉलो करते हुए आ रहे हो, लास्ट में प्राइस एक्शन को भी फॉलो करो विच इज़ इन योर फेवर, स्टिल अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर करो तो एक्सेप्ट द लॉस. एक्सेप्ट द लॉस. ठीक है, मेरी सारी चीज़ें सही थी, प्राइस एक्शन भी मेरा सही था, स्ट्रेटजी भी मेरी सही थी, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस लग गया तो उसमें आपकी गलती नहीं है. डोंट ब्लेम योर सेल्फ. आई डोंट नो आप ऐसे कितने लोगों से मिले हैं, आप भी मुझे बताइए और मेरे जो व्यूवर है वो भी कमेंट में बताएंगे. मैं ज़्यादातर ऐसे लोगों को जानती हूँ जो स्टॉप लॉस वहाँ पर लगाते हैं जितना नुकसान वो झेल सकते हैं. उनकी पॉकेट जितना अलाउ करती है उतना नीचे का वो स्टॉप लॉस लगाते हैं. अगर आप भी ये गलती करते हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताइए, क्योंकि आज तो मुझे ये मालूम चल गया कि स्टॉप लॉस लगाना कहाँ पे, मेरी पॉकेट पे डिपेंड नहीं करता है. ये जो पीबी वाला प्राइस है इससे थोड़ा नीचे जाके मुझे स्टॉप लॉस लगाना है. एग्जैक्टली. देखिए कभी भी स्टॉप लॉस आप अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर मत लगाओ कि भैया मैं तो 10,000 का लॉस लगता हूँ 10,000 तक झेलूंगा. आपको भी मिलते हैं ना ऐसे लोग, इसका मतलब? अरे बहुत मिलते हैं. Okay. आप तो सर मैम बता रहे हो कि 10,000 का मैं छोटी अमाउंट बोल दी, लोग तो उसको मतलब कैरी करते रहते हैं पोजीशंस को, स्टॉप लॉस फॉलो ही नहीं करते. सर मैंने 25,000 का और इंतजाम कर लिया, अब तो 25,000 जाएंगे तो देखी जाएगी. मैंने कहा सर आज तो 25,000 भी जा रहे हैं, अरे कोई नहीं मैंने 2 से 30,000 और मांग लिए. वो अपनी लूजिंग प्रोबेबिलिटी को और बढ़ाए जा रहे हैं. तो दिस इज नॉट द राइट वे टू डू ट्रेड इन अ मार्केट. मेरे को पता है 2959 के नीचे 2945 तक या 2940 तक मैक्सिमम झेल लूंगा, इसके नीचे गया तो आई विल नॉट. एक्सेप्ट द लॉस, इट्स नॉट योर मिस्टेक. सारी चीज़ें आपके फेवर में थी बट स्टिल मार्केट हैज़ गिवन यू नो स्टॉप लॉस ट्रिगर, इट्स ओके. गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट ट्रेड. अब अल्टीमेटली आपको पता है अगर इस स्टॉक के अंदर मेरे को दोबारा प्ले करना है तो मुझे किस लेवल के ऊपर प्ले करना है. अब एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा. ये मैंने देखा कि प्राइस चल रहा है, दिस इज द प्राइस 3036. प्राइस इज लाइंग इन बिटवीन 3061 एंड 2996, दैट मीन्स R1 एंड R2 के बीच में लाई कर रहा है. अब स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की प्रोबेबिलिटी को भी मैं कम कर सकता हूँ, यानी कि मेरा लॉस और कम हो जाए. अगर मेरे को 3036 पे खरीदने के बाद 2940 तक का स्टॉप लॉस देखना है तो लगभग 100 रुपये का लॉस हो गया अप्रॉक्सीमेटली. 100 रुपीज़ लॉस हो गया, लेकिन मेरे से 100 रुपीज़ से भी कम करना है. मेरा लॉस होना चाहिए लगभग जितना कम से कम हो सके, 40-50 रुपये भी चलेगा, 100 रुपये नहीं 30-40 रुपये चलेगा. तो लॉस और कम अगर कर लिया तो आपका कैपिटल बच गया ना. उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, आप हमेशा कोशिश करो कि जो स्टॉक में रैली निकल चुकी है, यानी कि ऑलरेडी वो अपने R1 और R2 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, तो डोंट गो फॉर द प्राइस एक्शन. इतनी जल्दबाजी में आप बाय मत करो. हमेशा कोशिश करो R1 के आसपास बाय करने की, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2996.
तो अगर आपको Okay. 3000 के आसपास मिलता है, हाँ. 2995, 3010 इसके आसपास मिलता है, तो आपका स्टॉप लॉस और पास हो जाता मैं है। वेट तो नहीं करती रह जाऊंगी, ये 36 से 46, 56, 66 तो नहीं हो जाएगा? नहीं देखो, उसमें फिर एक चीज हो रहा है, अगर क्योंकि आपको आपने FOMO बोला है, ये वाला जो आपका चार्ट है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हाँ वाला, जी। ये तो पूरे दिन के लिए फिक्स रहता हाँ है, जी। ये नहीं हिलेगा। लेकिन मेरा तो प्राइस ऊपर जा रहा है ना देखो stock सपोर्ट का। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? सपोर्ट वो होता है जहाँ पे डिमांड होती है, ठीक है, और रेजिस्टेंस होता है जहाँ सप्लाई होती है। अब कोई भी चीज़ जब डिमांड जोन को क्रॉस कर जाती है, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस कर जाती है, तो वो डिमांड जोन में क्रिएट हो जाता है। यानी कि अगर मेरा प्राइस होता इस टाइम 2960 है, यानी कि पिवट पॉइंट के आसपास में ट्रेड हो रहा होता, तो मेरा पहला सप्लाई जोन कहाँ पे आता? 2996 के आसपास। यानी कि 2996 पे प्राइस रुकता, वहाँ सप्लाई आती। लेकिन क्योंकि अब प्राइस 2996 को भी क्रॉस कर चुका है, जिसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में यूज करते हैं वर्ड ब्रेकआउट। अब ये समझना जरूरी है ब्रेकआउट आते क्यों है। वो जो सप्लाई जोन होता है, जब उसको हम क्रॉस कर जाता है प्राइस, तो वो अब डिमांड जोन में क्रिएट हो जाता है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। ये टेक्निकल एनालिसिस की एक थंब रूल है। तो किसी भी रेजिस्टेंस को जब प्राइस क्रॉस कर जाता है, तो अब वो सपोर्ट में क्रिएट हो जाता है। यानी कि जो 2996 का मेरा पहले सप्लाई जोन था, अब वो मेरा डिमांड जोन बन चुका है। गेटिंग? तो मैं कोशिश करूंगा वहां पे बाय करने की जहां मेरा डिमांड जोन सबसे ज्यादा है। तो प्राइस क्या चल रहा है? 3036। अब अगला हर्डल कहां पे है? सप्लाई कहां पे है? 3061। तो यानी कि अगर प्राइस यहां से आपके फेवर में गया, तो कितना ऊपर जाएगा और कहां पर जाकर रुकेगा? 3061 के आसपास। तो कितने रुपए मिले आपको? 24 रुपए। 24 रुपए, जो 1% भी नहीं बनता। लेकिन अगर गिरा, 3036 से गिरा, तो कहां आगे रुकेगा? 96 पे, 96, 2996। एग्जैक्टली। तो 40 रुपए नीचे भी तो आ सकता है। तो यहाँ पे दो तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। प्रैक्टिकल ट्रेडिंग की आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर तो आपको फोमो है कि यार 3036 पे बाय किया, कहीं यहाँ से भाग ना जाए, 2996 आए नहीं तो आप 50% पोजीशन ले लो, 100% कैपिटल मत इन्फ्यूज करो। राइट। और बाकी का जो 50% है, वेट करो 2996 पे आने की। अगर तो वो 3000 पे भी आ गया, तो भी मैं बोलूंगा आप ले लो। हाँ, कर लो। ठीक है। एक तो आपकी एवरेज बन गई, हाँ। स्टॉप लॉस भी आपका पास हो गया। 2959 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अगर खुदा ना खास्ता स्टॉप लॉस लगा भी, तो स्टॉप लॉस मेरा छोटा हो गया ना, मेरी लूजिंग प्रोबेबिलिटी कम हो गई। लूजिंग जो मेरी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मनी, मेरी और कम हो गई। लेकिन अगर वहां से फेवर में चला प्राइस, 2996 से आपने जो एवरेज करा था 3060 और 2990, एवरेज बन गई आपकी लगभग 60 रुपये 30 रुपये, आपकी बनी 3030 की एवरेज, 3030 की। अब यहां से अगर पोजीशन आपके फेवर में चलती है, आपको पहला प्रॉफिट बुक करना है 3061, अगला प्रॉफिट बुक करना है 3097 के आसपास। ओ वाओ। गेटिंग? सो दिस इज हाउ यू नीड टू मॉडिफाई योर लेवल्स अकॉर्डिंग टू द पिवट पॉइंट एंड सपोर्ट डिमांड लेवल्स। ये मुझे लग रहा है जिसने इंट्राडे में कभी काम नहीं भी किया है, वो भी अगर हमारे इस पॉडकास्ट को देखेगा, तो शायद उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कर सकता हूँ। क्षितिज सर ने पहले ही आपको बोला कि पहले दिन ही पैसा लेके कूद जाने की जरूरत है नहीं मार्केट में। आप पहले इसके हिसाब से खुद पेपर वर्क करके पहले देखो, पेपर ट्रेड करके आप पहले देखो, और देखो कागजों पे आपको मुनाफा हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल। देखो शालिनी जी, ये स्ट्रेटजीज कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो कि आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी। आपको बुक्स में पिवट पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है ये मिल जाएगा, रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है, फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ये सब मिल जाएंगे। जो मॉडल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ का, इसका फॉर्मूला अगर आप ढूंढने चाहोगे तो वो भी मिल जाएगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल मार्केट में चीज़ें काम करती हैं, जो कि हम लोग एक्सपीरियंस से सीखते हुए आए हैं 15-20 साल से, वो स्ट्रेटजीज कैसे इंप्लीमेंट करनी है वो आपको प्रैक्टिकली समझ में आएंगी। ये आपको कहीं पे मतलब बुक्स में नहीं मिलेगा। जो मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई, अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट 100% शॉर्ट स्ट्रेटजी, बट अगेन इट कैन इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। और अगर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं आप मार्केट से आराम से पैसा कमाते हो, और ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करती है। आई एम एक्चुअली यूजिंग दिस स्ट्रेटजी, और मैं रिकमेंडेशंस भी देता हूँ इंट्राडे इस स्ट्रेटजी के बेस पे, और पैसा बना के देती भी है। 65-70% इसकी हिट रेशो आती है। ओके, तो अब हमें सर ये भी मालूम चल गया है कि स्टॉप लॉस हमें कहाँ पे लगाना है, प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, हमें वो लेवल भी पता चल चुका है। अब अगली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए शालिनी जी, यहाँ पे तो अभी तक मैंने बात करी इंट्राडे ट्रेडिंग की, ठीक है। अब आपके कुछ ऐसे व्यूअर्स भी होंगे, और खासकर जो नए मार्केट के अंदर नए इन्वेस्टर्स हैं, जो नए ट्रेडर्स हैं, उनको हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इंट्राडे ट्रेड कम से कम करो। पैसा बनेगा पोजिशनल ट्रेडिंग में, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में। एक तो उसमें आपकी स्ट्रेस कम होती है। आपने पोजीशन ले ली ना, आपको स्ट्रेस नहीं है कि मुझे काटना ही काटना है। आपको पता है मेरे पास 50,000 रुपये का कैपिटल है, 30,000 का मैंने स्टॉक ले लिया, अब मैं इसको कैरी करके
देखूंगा कि क्या होता है। 4-6% मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेंगे तो हम उसको रिव्यू करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे। और अगर मार्केट में आपको एक्चुअल में नए ट्रेडर को पैसा कमाना है और अपना कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, हमेशा पोजिशनल ट्रेडिंग में आओ। ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग ये होती है उनके लिए जो कि प्रो ट्रेडर्स हैं, जो कि मार्केट की फ्लक्चुएशंस को इतने सालों से देख रहे हैं। बीपी अप डाउन कर सकते हैं, अच्छी बात है, करो। जिनको एडिक्शन है वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से करना है ना, और मार्केट में एक्चुअली पैसा बनाना है, पोजिशनल ट्रेड्स आर द बेस्ट टू लर्न। अब पोजिशनल ट्रेडिंग में भी कुछ मॉडल्स हैं जो हम लोगों ने इसके अंदर इंप्लीमेंट करे हैं, जो कि आपको ये सिग्नल देते हैं कि किस सेक्टर का कौन सा स्टॉक इंट्राडे तो चलेगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी है पोजिशनल बेस पे भी चलने की, यानी कि डिलीवरी बेस पे ट्रेड चलने की। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक मॉडल जिसको हम लोगों ने नाम दिया डिलीवरी मॉडल। इफ़ यू कैन सी माई स्क्रीन, हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया, डिलीवरी का एक हम लोगों ने मॉडल इंप्लीमेंट करा है और ये डिलीवरी का एक मॉडल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर कुछ नहीं है। हम लोग कुछ डेटा को जो हमें ऑलरेडी एनएससी से प्रोवाइडेड है, उसी डेटा को हम लोग एक ऑटो टेंडर के अंदर एक साथ आपको प्रोवाइड कर देते हैं। एनएससी आपको डे टू डे बेसिस करेगा, आपको एक्सेल मेंटेन करनी पड़ेगी डेली। इसके अंदर हम लोग ऑलरेडी हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये हिस्टोरिकल डेटा आपको काम कैसे करके देगा? मान लीजिए कोई XYZ का आप देखना चाह रहे हैं कि पोजिशनली ये स्टॉक कैसा है, तो एज अ न्यू ट्रेडर आप क्या करोगे, आप क्या रिसर्च करोगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, बताओ। पता नहीं। आप या तो सबसे पहले चेक करोगे उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, हाँ। क्या कंपनी अच्छी है नहीं है। दूसरा आप देखोगे उसके टेक्निकल चार्ट्स कैसे हैं। अगर आपको टेक्निकल चार्ट नहीं देखने आते, आप नहीं है आपके पास टाइम, तो थर्ड जो चीज़ होती है मार्केट में काम करता है प्राइस, जो कि मेजर है। प्राइस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो एक इंडिकेटर हम लोग डेली सुनते हैं आए दिनों, जिसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने सुना है, मार्केट में वॉल्यूम होता है, जो भी पूरा दिन में बाइंग सेलिंग की एक्टिविटी होती है, हम लोग उसको वॉल्यूम के नाम से देते हैं। बट कितने ट्रेडर्स ने ये टर्म यूज मार्केट में सुनी है कि एक मार्केट में चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं डिलीवरी वॉल्यूम, या कि डिलीवरी परसेंटेज। तो डिलीवरी वॉल्यूम और वॉल्यूम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और किस तरीके से इस डेटा को, इस पॉइंट को यूज करके मैं एक्चुअल में पता कर सकता हूं कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में चल सकता है या नहीं चल सकता। देखिए मार्केट में क्या होता है ना, कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या ऑप्शन ट्रेडर हो या डिलीवरी ट्रेडर हो, मार्केट चलाने वाले कौन है? मार्केट चलाने वाले हैं स्ट्रॉन्गर हैंड्स। हम लोग हैं रिटेलर्स। हमारा काम है उनको वॉच करना, उनकी पोजीशंस को देखना, उसको एनालाइज करना, और उस एनालिसिस को अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करके पैसा कमाना। तो जब सारे स्ट्रॉन्गर हैंड ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसे हुए हैं, सारे स्ट्रॉन्गर हैंड इंट्राडे ट्रेडिंग में घुसे हुए हैं, तो डिलीवरी बेस कौन काम कर रहा है? डिलीवरी बेस भी कोई ना कोई तो कर ही रहा है ना। एक्यूमुलेशन तो होती है स्टॉक्स के अंदर, और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, बड़े बड़े एएमसीज हैं जो स्टॉक्स को परचेज करते हैं और इन टर्म्स ऑफ एनएवी आपको म्यूचुअल फंड के फॉर्म में देते हैं। तो अल्टीमेटली वो फंड मैनेजर्स क्या कर रहे हैं? स्टॉक मार्केट में ही तो पैसा लगा रहे हैं। उनको पता है कि किस स्टॉक में खरीदना है, किस स्टॉक में निकालना है पैसा। तो अगर मुझे पता चल जाए कि FIs DIs कहाँ पे डिलीवरी में परचेज एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, तो मेरे लिए चीज़ और आसान हो जाएंगी। राइट? क्योंकि कभी भी स्टॉक को अगर डिलीवरी बेस चलाना होता है, एक दिन में परचेज नहीं होगा वो। हाँ। 2 दिन में वो एक्यूमुलेशन होगी धीरे धीरे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप प्योरली चार्ट देख रहे हो ना, प्योरली चार्ट पे आपको नहीं पता चलेगा कि स्टॉक के अंदर एक्यूमुलेशन हो रही है। हाँ, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप का डेटा देख के आप कहीं ना कहीं पता लगा सकते हो, बट अगेन वो फ्यूचर्स का डेटा है। फ्यूचर्स का डेटा बहुत जल्दी बनता है और कटता है, लेकिन डिलीवरी का डेटा बहुत जल्दी कटता बनता नहीं है। तो वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार, और ये समझते हैं कि इन दोनों डेटा को यूज़ करके आप किस तरीके से पोजिशनल ट्रेडिंग और ईजी कर सकते हो। ठीक है। तो डिलीवरी का एक मॉडल हम लोगों ने इसके अंदर इंप्लीमेंट किया, विच इज़ लाइक दिस। और इसके अंदर आप XYZ किसी भी स्टॉक का अगर आप ये डिलीवरी मॉडल चेक करना चाहते हो, तो जाके स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हो। तो अभी हम लोग किसी भी XYZ स्टॉक को रैंडमली पिक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टॉक मैंने पिक कर लिया। तो अब इसके अंदर आप क्या देख सकते हो, मेरी स्क्रीन पे हम लोगों ने स्टॉक का अंदर क्या लिया? डेट, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, वॉल्यूम, जो मैंने अभी टर्म यूज़ करी वॉल्यूम, then delivery volume, and then delivery percentage. Now how to use this volume and delivery percentage in your strategy? ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। इसके अंदर हिस्टोरिकल डेटा मैं देखता हूँ, 13 मार्च का है, 12 मार्च का है, 11 मार्च का है। मुझे हिस्टोरिकल डेटा एक तो पिक करना है। हिस्टोरिकल डेटा में मेरे को कुछ नहीं करना, ये डेली शाम को एक्सचेंज से फाइल मेरे को मिलती है, और हम लोग ऑटो टेंडर के अंदर इसको डाल देते हैं एनालिसिस करने के उससे। तो हिस्टोरिकली मेरे को चेक करना है कि सबसे ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम इस स्टॉक के अंदर किस दिन हुआ था। जिस भी दिन हुआ था उस दिन को हाईलाइट कर देते हैं हम ये येलो कलर से। अच्छा। 241.51। और परसेंटेज वाइज किस दिन सबसे ज़्यादा हुआ था?
इस दिन 78%, ठीक 6 मार्च को। ठीक है, अब मुझे दो चीज़ें समझ में आ गई, डिलीवरी वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज। डिलीवरी वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम काम हुआ था 3 फरवरी को। मुझे नहीं पता 3 फरवरी को क्या था, कुछ इवेंट होगा क्या था, कुछ आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना ध्यान दो 3 फेब को ओपन प्राइस क्या था स्टॉक का, ओपन हाई लो क्लोज, डिलीवरी वॉल्यूम कितना था, टोटल वॉल्यूम कितना था, डिलीवरी वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज। वॉर स्टार्ट होने के बाद ये सेकेंड डे था जब मार्केट ओपन हुआ था। ठीक है, राइट, वॉर स्टार्ट होने, अगर मान लीजिए मैं न्यूज़ ही नहीं देखता, मुझे नहीं पता, मुझे डेट्स नहीं याद कि किस दिन वॉर शुरू हुई थी, बिकॉज आई एम बिजी इन सम अदर थिंग्स। आई एम डूइंग स्टूडेंट हूँ मैं, नहीं पढ़ रहा, मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब नहीं ध्यान मेरे को वॉर कब शुरू हुई थी। जो इस मार्केट का बंदा है उसको सब चीज़ें याद होंगी, एज यू आपको अच्छे से ध्यान है, मुझे अच्छे से ध्यान है, बट लेमैन को नहीं पता होता। उसको कुछ नहीं है, उसको ये तो डेट दिख रही है ना 3 फरवरी को कुछ ना कुछ हुई थी एक्टिविटी। राइट, अगर इस दिन कुछ एक्टिविटी हुई है वॉल्यूम वाइज और डिलीवरी वॉल्यूम वाइज, तो यानी कि देयर आर सम स्ट्रॉन्गर हैंड्स विच आर एक्चुअली क्रिएटिंग द वॉल्यूम्स। अब डिलीवरी वॉल्यूम का मेरे को उस दिन का ओपन हाई लो और क्लोज पता होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा मैटर करता है हाई और लो। ये एक छोटी सी स्ट्रेटेजी है जो मैं अपनी एनालिसिस में, अपनी रिसर्च में यूज़ करता हूँ और आपसे शेयर भी कर रहा हूँ। किस तरीके से उस दिन का हाई और लो पकड़ लो। इस पर्टिकुलर स्टॉक का हाई है 425 का, उस दिन का लो है 410 का। पूरे दिन में स्टॉक ऊपर 425 गया, नीचे 410 गया, तो 425 और 10 के बीच में पूरा दिन में कुछ ना कुछ हुआ है, और डिलीवरी बेस हुआ है और वॉल्यूम वाइज भी हुआ है, यही 15 रुपये की रेंज में। अब मैं इस स्टॉक के अंदर तब तक एंटर नहीं करूंगा जब तक कि उस दिन का मेरा हाई नहीं कट जाता, अगर मैं लॉन्ग साइड का प्लेयर हूँ, अगर मेरे को पोजिशनली बाय करना है स्टॉक को। पर ये तो बहुत 13 दिन पीछे की डेट है। मैंने आपको ये हम लोग हिस्टोरिकल दे रहे हैं, 1 तारीख से हम 1 तारीख से 13 मार्च तक का डेटा दे रहे हैं। 1 फरवरी से 13 मार्च, यानी 1.25 महीने का डेटा है ये। अब पिछले 1.25 महीने में मेरे को फिल्टर आउट करना है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम कब हुआ, वो मेरे को फिल्टर होके आ रहा है 3 फेब, ऑलरेडी हाईलाइटेड है, ये भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओह माय मिस्टेक, 3 फेब को मैंने 3 मार्च समझा, इसलिए मैंने बोला वॉर स्टार्ट हुए सेकेंड। वॉर से भी पहले की बात है। ओके ओके ओके, ये 1.25 महीने का डेटा है। 3 फेब राइट, बजट का सेकेंड डे, बजट का सेकेंड डे राइट। हाँ, तो आफ्टर बजट कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई स्टॉक के अंदर, आपको उस दिन का हाई और आपको उस दिन का लो पकड़ना है। ठीक है, ठीक है, दिस इज अ ये सिंपल मैं स्ट्रेटजी। कभी भी देख रही हूँ, मतलब क्योंकि मैं आज 1.25 महीने बाद ये देख रही हूँ, बट फिर भी मुझे इस डेटा के ऊपर ध्यान देना है। जी, ठीक है, जी। गॉट इट। तो अब 2 लेवल्स आपको नोट करके रख लेने हैं कहीं पे भी, हाईएस्ट 425, लोएस्ट 410। ठीक है, या तो स्टॉक 425 के ऊपर चलना शुरू करे, या तो 410 के नीचे फिसलना शुरू करे, तभी वो डायरेक्शन पकड़ेगा। बिकॉज ये जो 15 रुपये की रेंज है, इस 15 रुपये की रेंज में कुछ एक्टिविटी हुई है, और ये एक्टिविटी जो हुई है, जो मेरे को दिखाई दे रही है, जब तक इससे बड़ी एक्टिविटी नहीं हो जाती तब तक मेरे को ये 2 लेवल्स ही याद रखने हैं। इससे बड़ी यानी कि जिस दिन 241 के ऊपर की फिगर ना आ जाए, या फिर डिलीवरी परसेंट मेरा 60, अभी मैं परसेंटेज की बाद में बात करूंगा, अभी सिर्फ वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो पोजीशन लेके होल्ड करते हैं, जो उनके लिए। ठीक है, अब मुझे पता है अगर मेरे को पर्टिकुलर स्टॉक खरीदना है तो मैं तब तक नहीं खरीदूंगा जब तक 425 के ऊपर नहीं चलना शुरू करे एकता। ठीक है, नेक्स्ट डे देखते हैं, स्टॉक ने क्लोजिंग दी 412 की, अभी नहीं खरीदना। अगले दिन क्लोजिंग दी 408 की, फिर दी 422, यहाँ पे दी इसने 428 रुपये 80 पैसे। एक प्री इंडिकेशन मेरे को मिल गया। तो शाली जी, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डिलीवरी बेस, अगर किसी को ट्रेड करना है तो देखिए, या 3 फरवरी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ओपन हाई लो क्लोज डिलीवरी वॉल्यूम एंड टोटल वॉल्यूम, इन फिगर्स के ऊपर फोकस रखना है। और अगर फिगर्स की बात करें तो मुझे हाई और लो लेवल पे फोकस रखना है, यानी कि 3 फरवरी को जिस दिन मैक्सिमम डिलीवरी वॉल्यूम में काम हुआ, उसी दिन का हाई और उसी दिन का लो को पकड़ के मुझे एक लेवल दिमाग में रखना है कि पर्टिकुलर स्टॉक अगर तो 410 के नीचे गया तो क्या करना है, या 425 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे गया तो क्या करना है। तो नेक्स्ट डे देखते हैं, यहाँ पे स्टॉक ने देखिए क्लोजिंग दी 412 की, फिर 408 की, 422 की, यानी कि अभी तक 425 के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी। यहाँ पे इसने एक इंडिकेशन दिया 9 फरवरी को 428 रुपये 90 पैसे की क्लोजिंग दी, विच वॉज एन अर्ली इंडिकेशन कि स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ अब हलचल हो सकती है। एक लेवल था मेरे दिमाग में 410 का, एक था 425 का। स्टॉक ने पहले लेवल कौन सा ब्रेक किया, 425 का। तो एक मुझे प्री इंडिकेशन मिल गया कि इस हाई के ऊपर जब स्टॉक मूव करना शुरू करे तो दिस इज एन प्री इंडिकेशन कि आपको इस स्टॉक पे फोकस रखना है डिलीवरी में ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट डे, मान लीजिए ओपन होता है स्टॉक 10 फरवरी को
430 के लगभग यहाँ पे ओपन हुआ और ओपनिंग नोट पे मैंने बाय कर लिया स्टॉक, क्योंकि 425 का एक लेवल था जो मैंने एक दिमाग में रखा हुआ था। अब मेरा जो दूसरा कंडीशन है बाय लेने के बाद, एक स्टॉप लॉस जिसको मैं दिमाग में कहता हूँ रखने का। एक तो हम लोगों ने किया कि इंटरडे ट्रेड में मेरे को स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करना है, सपोर्ट और पिवट पॉइंट को यूज़ करके। डिलीवरी बेस अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो लोएस्ट लेवल जो था उस दिन का जो था 410, अब जो है स्टॉक 410 के नीचे नहीं फिसलना चाहिए, क्योंकि अगर इस दिन के जिस दिन हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम हुआ था उस दिन के लो के नीचे अगर स्टॉक चलना शुरू करता है तो यानी कि स्टॉक में कुछ गड़बड़ है, यानी कि स्टॉक में जो पोजीशंस बनी थी वो कहीं ना कहीं अनवाइंड होती जा रही है। आपको भी स्टॉक से निकलना है या निकलने की चेष्टा करनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट डे स्टॉक ने क्या क्लोजिंग दिया। नेक्स्ट डे स्टॉक ने क्लोजिंग दिया 426। अभी तक मैं कंफर्ट जोन में हूँ। 420 पे भी मैं कंफर्टेबल हूँ, 421 तक मैं कंफर्टेबल हूँ। अभी तक स्टॉक ने 410 का लेवल ब्रीच नहीं किया। 410 का लेवल स्टॉक ने कहाँ जाके ब्रीच किया, देखिए 4 मार्च को, यानी कि पोजीशन मैंने ली थी जो 30 फरवरी को, 30 फरवरी बोल दिया मैंने, जो पोजीशन मैंने स्टॉक में ली थी 11 फरवरी को। हाँ। ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन इसने दिया मेरे को एग्जिट का, कहाँ पे, 4 मार्च को। इतने दिन तक मैं पोजीशन होल्ड करके रहा, पैसा हालांकि मुझे नहीं बना, लेकिन मुझे ये पता है कि 410 के नीचे तो मुझे बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना। तो सबसे बड़ा थंब रूल, जो स्ट्रेटजी मैंने यूज़ की थी उस स्ट्रेटजी के हिसाब से मेरा एक छोटा सा लॉस मैं बुक करूंगा 20 रुपये का, जो कि लगभग बनता है इस स्टॉक में 3 से 4% का। अब मुझे वेट करना है कि उस दिन से ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम में डिलीवरी परसेंटेज क्या कभी हो रहा है, क्या उस दिन के लेवल को मार्केट ने तोड़ा, तो देखते हैं। अब जो परसेंटेज वाइज बात करें तो ये अगले ही दिन 6 मार्च को हाईएस्ट डिलीवरी परसेंटेज में काम हुआ, विच वॉज 78%। तो यानी कि अब जो पिछली डेट मेरे दिमाग में थी 3 फेब वाली, इसको मैं दिमाग से निकाल दूंगा। अब एक नए लेवल्स मेरे को मिल गए, नए लेवल्स मिल गए मेरे को 6 मार्च के, जिसे अब तो हम दूसरा लेवल देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं डिलीवरी परसेंटेज को, तो मुझे डिलीवरी वॉल्यूम, डिलीवरी परसेंटेज दोनों देखने हैं। देखिए परसेंटेज ज़्यादा अच्छा काम करेगी वॉल्यूम के मुकाबले, बिकॉज वॉल्यूम क्या होता है, मान लीजिए दिन में 100 स्टॉक में काम हुआ, 100 में से 70 कैरी हो गए, ठीक है, तो मेरी डिलीवरी परसेंटेज कितनी होगी, 70%, और 30% मेरी नॉर्मल वॉल्यूम क्रिएट हुए। अब मान लीजिए मेरा ट्रेड होता है सिर्फ 10 स्टॉक्स में, और 10 स्टॉक्स में मेरे 5 स्टॉक्स में मैंने डिलीवरी कैरी करी, तो परसेंटेज कितना हुआ, परसेंटेज तो अभी 50% ही हुआ, लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम तो मेरा पहले होता 70 का, अब रह गया 5 का। तो मैटर क्या करेगा, मैटर करेगा परसेंटेज। वॉल्यूम तो मैटर करेगा, लेकिन परसेंटेज और ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं हमेशा परसेंटेज ही आप परसेंटेज देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। मेरा काम है कि अपनी प्रोबेबिलिटी को हाई कैसे करना है। देखिए डिलीवरी वॉल्यूम भी उतना ही अच्छा काम करता है जितना डिलीवरी परसेंटेज करता है, लेकिन परसेंटेज आपको ज़्यादा अच्छे नतीजे ला के देता है। तो परसेंटेज वाइज अगर मैं कंपेयर करूँ तो 78% डिलीवरी में इसका काम हुआ। अब ये 78% डिलीवरी की जब मैं बात करता हूँ तो ये भी हो सकता है डिलीवरी किसी ने खरीदी हो, ये भी हो सकता है डिलीवरी किसी ने बेची हो, तो उसका जवाब ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर मैं रिसर्च का बंदा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरा काम है आपको बताना ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो डिलीवरी खरीदी गई है या बेची गई है। इसीलिए मैंने आपको बोला आपको हाईएस्ट लेवल और लोएस्ट लेवल पे आपको फोकस कर रहे हैं। प्राइस एक्शन पे आपको तो अब मैं इसी दिन का हाईएस्ट और लोएस्ट देखूंगी। अब आपको 399 और 406 जो कि सिर्फ और सिर्फ 7 रुपए की रेंज है। अब जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलता स्टॉक, मुझे इसमें कुछ नहीं करना। और अगर खासकर खरीदना है, दोबारा से इसमें अटेम्प्ट लेना है, तो जब तक 406 रुपये 70 पैसे के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देता, मुझे स्टॉक को नहीं खरीदना। ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर हूँ। तो ये तो मुझे ऊपर अभी तो फिलहाल अभी देखिए नेक्स्ट डे क्लोजिंग आई 386 की। हाँ। यानी कि 399 का जो लोएस्ट लेवल था वो ब्रीच कर चुका है। हाँ। इसका क्या मतलब मैं निकाल के रखूंगा, इसका ये मतलब निकलता है कि किसी ने डिलीवरी में बेचा होगा माल, तभी तो प्राइस एक्शन नेगेटिव हुआ। मुझे खरीदना कब तक नहीं है, जब तक 406 के ऊपर नहीं चलता। तो अब देखिए अगले दिन 86, 91, 383, 375, 366। अभी तक एक भी दिन स्टॉक ने 406 रुपए के ऊपर या 407 रुपए के ऊपर, अगर मैं प्रिसाइजली बोलूँ, तो क्लोजिंग नहीं दी। तो ऐसे एक हफ्ता कोई बैठा कैसे रह सकता है, उसको कुछ तो काम करना ही होगा। तो हम दूसरा स्टॉक ढूंढे। हाँ, आप दूसरा स्टॉक ढूंढिए। मैंने आपको यहाँ पे दिया ना, स्क्रॉल डाउन करो, आप स्क्रॉल डाउन करके XYZ जोन सा स्टॉक आपको देखना है, आप देख लो किसी भी स्टॉक को। मान लो XYZ मैं ये स्टॉक उठाता हूँ, ठीक है, इस स्टॉक के अंदर मैं देख लेता हूँ हाईएस्ट डिलीवरी परसेंटेज कब काम हुआ था, यहाँ हुआ था। इस दिन का हाईएस्ट लोएस्ट क्या था, 98.62, 97.49। अब मुझे पता है 99 के ऊपर प्रिसाइसली जब तक ये 100 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, मुझे नहीं खरीदना। क्लोजिंग का ही 97, 96, 96, यहाँ पे कहीं एक सिग्नल दिया, लेकिन अगले दिन फिर से फिसल के 99 आ गया।
फिर 100 फिर हुआ। 99, 99, यहाँ फिर इसने कोशिश कर रहा है स्टॉक 102 तक भी गया। आप ट्रेड कर सकते हो, बट अगेन यहाँ 96, क्योंकि मार्केट इस टाइम बियर मार्केट है। आपको ये समझना जरूरी है, मार्केट गिर रही है, गिरती मार्केट में आप कोशिश कर रहे हो पकड़ने की, तो जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता तेजी के सौदे मत ढूंढो। ये मॉडल तब अच्छा काम करेगा जब मार्केट बुल रन में है। गॉट इट। बियर रन में ये मॉडल उतना अच्छा प्रिसाइजली काम नहीं करके देगा जितना अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी बुल मार्केट में आती है। क्योंकि क्या होता है ना, बियर मार्केट में छोटे छोटे बाउंस आते रहते हैं। ऊपर जाता है, माल बेच देता है ऑपरेटर, फिर जाता है, फिर बेच देता है, रिटेलर ट्रैप होता रहता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, मार्केट का ट्रेंड क्या है, इंट्राडे ट्रेंड क्या है, पोजिशनल ट्रेंड क्या है। अगर ट्रेंड बियर मार्केट का है तो उसमें मैं बुल मार्केट के मॉडल्स को यूज ना करूं। इन मॉडल्स को तब यूज करो, खासकर डिलीवरी मॉडल्स को आप तब यूज करो जब मार्केट बुल रन में। बट गुड थिंग इज कि एटलीस्ट मुझे ये मालूम चल रहा है कि मुझे काम नहीं करना है। Exactly. जो आपने शुरू में ही कहा था कि पैसा बचा के रखना जो है वो Exactly. भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एटलीस्ट मैं ये समझ पा रही हूँ कि मुझे अभी फिलहाल ट्रेड नहीं करना है। एग्जैक्टली। ठीक है। देखिए क्या होता है कि मार्केट में ना ज़्यादा ट्रेडर्स का मैंने ये भी माइंडसेट देखा है कि कोई स्टॉक अपने हाई से 30% गिर गया, 40% गिर गया, तो वो लोग सोचते हैं हाई से 40% गिर गया यार, सस्ता मिल रहा है। वो ये नहीं देखते कि लो से कितना चला था। लो से वो 200% चला था, 200% चलने के बाद अगर 40 गिर भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम ये सोचते हैं ऊपर से 40% गिर गया, सस्ता मिल रहा है, ले लो। आपको सस्ती चीज़ों के पीछे नहीं भागना, आपको अच्छी चीज़ों के पीछे भागना है। क्वालिटी थिंग्स, क्वालिटी मैटर्स इन स्टॉक मार्केट। क्वालिटी अच्छी होगी जब फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे, और फंडामेंटल के साथ जब प्राइस एक्शन आपका फेवर में होगा। तो दीज आर द सम ऑफ द मॉडल्स, डिलीवरी मॉडल्स विच एक्चुअली वर्क्स इन अ मार्केट व्हेन देयर इज अ बुल रन इन अ मार्केट। अब मुझे ये भी समझ में आ गया कि मुझे मार्केट खुलने के कितनी देर के बाद काम करना है, मुझे क्या काम करना है, मुझे कौन सा सेक्टर या कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना है, मुझे स्टॉप लॉस किस जगह पे लगाना है, मुझे वो भी मालूम चल गया। तो अब आई होप मुझे सब पता चल गया, कुछ बचा है। अब तो पैसा कमाना है, और पैसा सबसे पहली बात पैसा बचाना है। देखिए पैसा बचाना, मैं हमेशा कहता हूँ पैसा बनाना इज़ नॉट अ बिग थिंग इन अ मार्केट। आप कभी भी जब टाइम अच्छा होगा ना, सही टाइम पे सही जगह पे होगा ना, तो पैसा बन जाएगा। लेकिन बना हुआ पैसा जो आप हार्ड अर्न मनी कहीं से कमा रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो, आपको उस पैसे को बचा के चलना है। और खासकर स्टॉक मार्केट में जब आप आते हो ना, तो उस पैसे को लेके आओ जिसका अगर लॉस लग भी गया तो आपको फाइनेंशियली इतना हिट ना मिले। मैंने शालिनी जी ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं जो लोन लेके ट्रेड करते हैं, विच इज़ नॉट गुड। आप लोन ले रहे हो, लोन की आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, फिर स्टॉक मार्केट का तो कोई भरोसा नहीं है। एवरीथिंग इज ऑन प्रोबेबिलिटी। Right. और अगर प्रोबेबिलिटी सही नहीं बैठी तो आप और अच्छे अच्छे मैंने एक्सपर्ट्स को ये कहते सुना है कि स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप वहाँ पे 3% 4% भी अगर मिल रहा है तो आप उतना मतलब उतने में खुश हो जाओ। ये बहुत होता है। और आप मार्केट से जब कभी भी लोन पे पैसा लेते हो, आप उसका इंटरेस्ट पे कर रहे होते हो, तो आप चाहे 3% कमाओ, 2% 4%, आप मतलब कितना ही आप प्रॉफिट फिर बना लोगे ना, क्योंकि आपको इंटरेस्ट देना भी तो है ही वापस से। यस यू आर राइट कि ये वो एक मतलब विशियस सर्कल है जिसके अंदर फंसना नहीं है। अगर विशियस सर्कल में फंसते चले गए फिर तो आप अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट को ही आप कोसोगे और मुझे कोसोगे कि क्या सिखा के चला गया। बट अगेन ये जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, आपको पहले प्रीसेट माइंडसेट करना है। आपको आप कितना लॉस ले सकते हो, आप कितना रिस्क एपिटाइट है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा है, ये आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कितना मैटर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टॉक मार्केट में काम करती हैं। तो ये तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मार्केट के मॉडल्स हैं, लेकिन इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जो शालिनी जी मैं बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि ये जो चीज़ें हैं ना शायद 30-40% मार्केट में काम करती हैं। बाकी स्टूडेंट्स पूछते हैं बाकी क्या काम करता है। बाकी मैं हमेशा बोलता हूँ आपका माइंडसेट काम करता है। आप किस माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग टर्मिनल पे बैठे हो। आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठे हो ना तो आप पैसा कमा जाओगे। अगर आप किसी से लड़ते हुए आए हो, आपके घर में लड़ाई हो गई, आपके एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए, उस नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप आगे ट्रेडिंग टर्मिनल पे बैठोगे ना तो आप मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश करते हो कि आज तो मैं गुस्सा सारा मार्केट पे निकालूंगा, रोज 2 लॉट में मारता हूँ, आज 10 लॉट में मारूंगा। तो इसको हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। हम इसके अलावा आपको और कहाँ देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि आपके आर्टिकल्स भी अलग अलग न्यूज़पेपर में आते रहते हैं। हाँ। वो कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ यूजुअली यू कैन सी मी ऑन ईटी के ऊपर मेरी एवरी वीक एक मैं रिकमेंडेशन के थ्रू मतलब एक रिकमेंडेशन देता हूँ वीडियो के थ्रू। अदर देन दैट मनी कंट्रोल, बिजनेस स्टैंडर्ड, और इसके अंदर मेरे प्रिंट मीडिया में आर्टिकल्स जाते रहते हैं जिसमें रिकमेंडेशंस होती हैं, मार्केट व्यू होता है, मार्केट का जो डेटा एनालिसिस होता है वो एज एंड व्हेन। तो मीडिया में अगर आप मेरी प्रेजेंस देखना चाहते हो तो बिजनेस टुडे एंड मनी कंट्रोल एंड ईटी।
तो ये जो आपकी रिकमेंडेशन होती है वो ऑटो ट्रेनर के थ्रू ही जो आपने हमें बताया ऑटो ट्रेनर विल बी अ पार्ट ऑफ दैट रिकमेंडेशन। ऑलराइट, Yes. इसके अलावा भी कुछ है जो हमें सीखना बाकी है अक्षित सर से? बहुत सारी चीज़ें। और आई होप वो हम नेक्स्ट टाइम आपसे ज़रूर सीखेंगे। लेकिन मुझे आप ये बताएं, आज जितना मैंने आपसे सीखा है ये इतने को ही आधार बना के अगर मैं मार्केट में उतरती हूँ तो क्या पर्याप्त है? वो हम कहते हैं ना फर्स्ट स्टेप के लिए, तो क्या इतना काफ़ी है? देखिए, इतना काफ़ी नहीं है। अगर शायद इतना काफ़ी होता तो मैं आज तो स्टॉक मार्केट में पता नहीं कहाँ किस लेवल पे बैठे होते। देखिए, एवरी डे इज़ अ न्यू डे इन अ मार्केट। हर दिन मार्केट कोई नई चीज़ सिखाती है। हमारा काम है सीखना मार्केट से। आप मार्केट से नहीं जीत सकते, ये चीज़ आप एक्सेप्ट करो। मार्केट जो है आपको सिखाती है और आपको सीखना है। आज शायद 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट मुझे अभी भी सिखाती है और मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ और गलतियाँ सीखने के बाद गलतियाँ रिपीट भी करता हूँ। दैट्स अ ह्यूमन नेचर, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ा थंब रूल है कि ये जो चीज़ें मैंने सीखी हैं इनको मैं कहीं नोट डाउन करूँ, अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे एक नोट बना लूँ, सामने पेपर चिपका लूँ कि ये स्टेप्स मेरे को फॉलो करने हैं कोई भी ट्रेड लेने से पहले। फिर उसके अलावा तो मेरा माइंड सेट, मेरा रिस्क मैनेजमेंट, मेरे फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है, लॉस लेने की, रिस्क एपेटाइट कितना ले सकता हूँ, वो सब चीज़ें तो मैटर करती है। ऑलराइट सर, तो ऑटो ट्रेडर हमने बहुत कायदे से मुझे लगता है आज सीखा है, पर अभी इसमें क्योंकि मुझे बहुत से सेक्शन दिखाई दे रहे हैं जो समझना बाकी है। पर आई होप, क्योंकि हम सब इतने तो टेक्नो सेवी हो ही चुके हैं कि हमारे पास जब वो ऐप आता है तो हम खुद ही एंटर कर करके चेक करते रहते हैं कि अभी कहाँ क्या छुपा हुआ है। तो अगर आप ऑटो ट्रेडर के बारे में और जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देते हैं। सर से आप अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनके जो ग्रुप्स हैं उनका भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। अब ये टोटली आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप वहां एंटर करना चाहते हैं या नहीं। Exactly. ना सर की तरफ से कोई दबाव है, ना मैं आपको डायरेक्ट कुछ रेकमेंड कर रही हूं। आप अपने बुद्धि विवेक का खुद इस्तेमाल कीजिए। और सर, मैं तो हमेशा बोलती हूं कि मैं जो भी बातें आपको बता रही हूं, आपको लग रहा है अगर उस हिसाब से काम कर रहा है तो आपका जो वित्तीय सलाहकार है आप उससे पूछो। बिल्कुल बिल्कुल। हम यहाँ कोई प्रोडक्ट आपको देके और लोक लुभावन वादे नहीं कर रहे हैं, जैसा कि इलेक्शन के टाइम पे पार्टीज आपका वोट लेने के लिए करती हैं। तो उसके लिए आप अपना दिमाग जरूर इस्तेमाल करें। बट थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत ईजी लगा समझ के। बीच में मैं ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गई थी, आपने वो महसूस भी किया। आई होप मेरे व्यूवर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे और वो हर परिस्थिति में अपने दिमाग का बिल्कुल बैलेंस्ड वे में यूज़ करेंगे। मैं चाहती हूँ जाते जाते सर अगर आप कोई मैसेज व्यूवर को देना चाहें ट्रेडिंग के रिलेटेड, जो आपको लग रहा है अभी बच गया है हमारे पॉडकास्ट में, तो प्लीज़ आप बताइए। देखिए शालिनी जी, वैसे तो मैंने आपके व्यूअर्स को सभी चीज़ें जो हम लोग ऑटो टेंडर के अंदर अपनी इतने सालों की मेहनत के बाद आप लोगों को दे रहे हैं। बट अगेन आई विल से कि कोई भी आप टूल यूज़ करो, मैं ये नहीं कहता आप ऑटो टेंडर करिए, जो भी टूल से आप कंफर्टेबल हैं आप उस टूल को फॉलो करो। बट अगेन किसी भी टूल को फॉलो करने से पहले, रिसर्च करने से पहले, जो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हम एज अ ट्रेडर लैक करते हैं वो है हमारा डिसिप्लिन। देखिए, अगर आप डिसिप्लिन रहे ना कि ट्रेडिंग में, अगर आप रूटीन लाइफ में भी डिसिप्लिन है ना, तो मुझे लगता है किसी भी गोल को अचीव करने में देर नहीं लगती है। अगर आप जिम जाते हैं तो जिम के लिए अभी आपको पता है डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब के लिए भी आपको टाइमली आना है, टाइमली जाना है। डिसिप्लिन शुड बी देयर। सो ट्रेडिंग शुड बी कनेक्टेड विद योर डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन की मैं बात करूं, लॉस लेने का जो एक हम लोग कहीं ना कहीं लैक करते हैं ना, हमें डर लगता है नहीं यार मैं लॉस क्यों लूँ, मैं नहीं लेना चाहता लॉस। तो उस चीज़ को, उस फियर को अपने आप से बाहर निकालो। लॉस लग रहा है, एक्सेप्ट द लॉस, गो विद योर स्ट्रेटेजी, ओनली देन यू कैन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, हमेशा हमेशा फायदा ही आपको होता रहे, मैं ऐसा चाहती हूँ। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम भी हमें दिया और वर्षों का आपका जो अनुभव है वो इस ऐप के थ्रू हम समझ पा रहे हैं और आपने हमें डिटेल में समझाया भी। बहुत शुक्रिया सर आप। थैंक यू सो मच शालिनी जी, थैंक यू।